ऑन हो गया। आज का जो टॉपिक है वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें एशिया कॉन्टिनेंट के विषय में जानना है। एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो एक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो एशिया जो है विश्व में 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। जो एशिया महाद्वीप है, यहाँ से लेकर ये पूरा रूस, ये रूस का क्षेत्र है, और ये चाइना हो गया, यहाँ पे मंगोलिया है, ये भारत है। ये सभी क्षेत्र जो है भारत एशिया के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट आता है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है। नीचे अंटार्कटिका है, और इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है, वो एशिया कॉन्टिनेंट का आता है। दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका आता है, फर्स्ट नंबर पे एशिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे आपके साउथ अमेरिका, पांचवा जो है आपका अंटार्कटिका, और छठा आपका यूरोप, तथा सातवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए तो एशिया जो है पहले नंबर पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया जो है पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर में यूरोप, और फिर नॉर्थ अमेरिका, नेक्स्ट साउथ अमेरिका, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में अंटार्कटिका। जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे दोनों में आपका एशिया सबसे पहले पर है। प्रथम स्थान जो है एशिया का है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया का जो भारत और चाइना है, ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। एशिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला रूस है, जबकि जनसंख्या के आधार पे भारत है। भारत के बाद क्या चाइना है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे अधिक, उसके बाद चाइना। ये वाला जो क्षेत्र है आपका चाइना है, चीन, और ये भारत है। जनसंख्या के आधार पे भारत, और सेकंड पोजीशन जो है चाइना का, जबकि क्षेत्रफल के आधार पे जो है रूस, रशिया सबसे प्रथम स्थान पे, इसका स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है, रूस का है। दूसरे नंबर पे आपका कनाडा आता है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का है, नॉर्थ में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊपर, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊपर जो भाग है वो कनाडा का है। दूसरे नंबर पे कनाडा आता है। तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए का पार्ट आता है। ये यूएसए होता है जिसमें अलास्का सहित ये अलास्का वाला क्षेत्र होता है, अलास्का का क्षेत्र। ये नॉर्थ अमेरिका में नीचे वाला पार्ट जो है, ये बीच वाला जो इस लाइन के नीचे है, 49 समांतर रेखा जिसको बोलते हैं, उसके नीचे का पार्ट जो है ये यूएसए का पार्ट है। यूएसए के जस्ट नीचे आपका मैक्सिको है। तो तीसरे नंबर पर आपका यूएसए आता है, और चौथे नंबर पे चाइना होता है। चौथे नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना का है। और भारत का जनसंख्या के आधार पे देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो होता है 7वें नंबर पे है जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान 7वें पोजीशन पर है। उसके बाद हमें पढ़ना है एशिया मैप। एशिया के बारे में आज पढ़ना है। एशिया के अंतर्गत रसिया सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला एशिया जो है, सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है रूस का है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को। और यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र है, यहाँ से आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाती है, जो कि पूरे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होता है। पूरे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग देखा जाए तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका चाइना है। एशिया में चाइना क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है चाइना आता है। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और तीसरा नंबर जो है इंडिया का है। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है। इंडिया की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। और इधर जापान है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। तो एशिया के अंतर्गत ये सभी देश है। इनको हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो आपका हो गया नॉर्थ
और ये आपका नीचे वाला जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। ये वाला आपका क्षेत्र है साउथ ईस्ट एशिया, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको नीचे दिखेगा साउथ एशिया, ये साउथ एशिया का पार्ट है। साउथ एशिया में आपका इंडिया आता है, पाकिस्तान है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे मालदीव, ये साउथ एशिया के होते हैं। इधर जाएंगे तो आपको साउथ एशिया आपको दिखाई देगा। यहाँ पे साउथ एशिया है जिसमें गल्फ कंट्री में सऊदी अरब, यमन, ओमान और यूएई, कतर, बहरीन, और यहाँ पर कुवैत है। इस क्षेत्र में आपको इराक दिखाई देता है। यहाँ पर ऊपर जो है जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करने वाले देशों में टर्की है। टर्की जो है इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री है, जो कि एशिया और आपका यूरोप, एशिया और यूरोप में दोनों महाद्वीपों के बीच में स्थित है। ऐसे कंट्री जो दो महाद्वीपों के बीच में सीमा अपना बनाते हैं उसे इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं, जिसमें आपका टर्की आता है। टर्की जो कि मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है। टर्की के नीचे आपको सीरिया दिखाई देता है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है और टर्की की राजधानी अंकारा है। उसके नीचे एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, जो कि भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, भारत का एक द्वीपीय देश है। यहाँ पे अभी पिछले साल मोदी जी यहाँ पे इसी साल गए थे साइप्रस में, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भारत का, भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है साइप्रस। यहाँ पे अभी मोदी जी गए थे। और उसके बाद आपको जॉर्डन दिखाई देता है, यहाँ पे नीचे इजराइल के नीचे जॉर्डन है, और जॉर्डन और इजराइल में ही एक डेथ सी है, जो कि सागर तल से या स्थल भाग का सबसे निचला स्थान अगर देखा जाए तो डेथ सी है, उसका नाम है डेथ सी। डेथ सी, डेथ सी है। इसकी गहराई जो है 397 मीटर है, 397 मीटर है, और ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। डेथ सी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि डेथ सी किस किस देश के बीच में सीमा बनाता है या किस देश के बीच में स्थित है। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेथ सी आपका स्थित है, जो कि स्थल भाग का सबसे गहरा स्थान है, और एशिया में ही स्थल भाग का सबसे गहरा स्थान और सबसे ऊंचा स्थान दोनों है। आपको नेपाल में माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, और अगर स्थल भाग से सबसे गहरा स्थान या निचला स्थान देखा जाए तो डेथ सी, दोनों यहाँ पे एशिया में भी दिखाई देते हैं। एशिया में आपको डेथ सी इजराइल और जॉर्डन के बीच में दिखाई देता है। उसके नीचे आएंगे तो आपको सऊदी अरब, जिसकी राजधानी रियाद है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। उसके जस्ट नीचे आपको यमन दिखाई देता है, यमन की राजधानी साना, और इसके वेस्ट साइड में आपको लाल सागर दिखाई देता है, रेड सी दिखाई देता है, रेड सी। और रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक स्वेज नहर निकाली गई है। लाल सागर को मेडिटेरियन सी या रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ने के लिए एक स्वेज नहर निकाली गई है। और लाल सागर से सीमा साझा करने वाले एशिया के देशों में देखा है तो सऊदी अरब होता है जो लाल सागर से सीमा साझा करता है, दूसरा यमन होता है। यमन और सऊदी अरब एशिया के दो कंट्री हैं जो लाल सागर से सीमा साझा करते हैं। बाकी अफ्रीका के 4 देश हैं, जिसमें आपका मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया और जिबूती आते हैं। और इधर मेडिटेरियन सी आता है। मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 21 है, जिसमें आपके यूरोप के कुछ कंट्री हैं, साथ में अफ्रीका के हैं, अफ्रीका के 5 हैं, बाकी यूरोप के हैं, और एशिया के भी 5 हैं। एशिया के 5 है, उसमें एक तो टर्की है जो मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है, टर्की, आपका सीरिया है, उसके बाद यहाँ पे साइप्रस जो कि द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है, और इजराइल और लेबनान। यहाँ छोटा सा लेबनान दिखाई दे रहा होगा आपको, बेरूत जिसकी राजधानी है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत। और यूरोप कॉन्टिनेंट के जो देश है उसमें आपका है, सबसे पहले आप वेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको स्पेन मिलेगा, फ्रांस है, इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है, ग्रीस मिलता है, और टर्की का कुछ भाग मिलता है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। और नीचे अफ्रीका में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी का, मेडिटेरियन सी ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये आपका टर्की होता है, इसके बाद सीरिया है, यहाँ पे छोटा सा आपको साइप्रस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेबनान है, इजराइल है, ये वाला क्षेत्र जो है आपका मिस्र का है, इजिप्ट, और ये मिस्र हो गया, और ये लीबिया का है, यहाँ पे अल्जीरिया है,
और ये ट्यूनीशिया क्षेत्र है और इसको मोरक्को बोलते हैं, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश है जो मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे आपको स्पेन दिखाई देता है, ये वाला स्पेन है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये इटली का क्षेत्र है जो कि मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे आपको स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस और इसके बाद टर्की वाला क्षेत्र आपको मिलता है। यहाँ पे बीच में आपको एड्रियाटिक, इटली, और इस क्षेत्र को हम बाल्कन प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ये बाल्कन प्रायद्वीप है, जो बाल्कन प्रायद्वीप और इटली के बीच में जो सागर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एड्रियाटिक सी। ये वाला सागर जो है एड्रियाटिक सी है, इसे एड्रियाटिक सी के नाम से जानते हैं, ये एड्रियाटिक सी है। उसके बाद आपको एशिया महाद्वीप में पढ़ना है, तो एशिया महाद्वीप में पहला सागर जो है ये कैस्पियन सागर है, जो कि इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा सागर है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कैस्पियन सागर जो कि एशिया में ही स्थित है। कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में पूछा जाता है, इससे कौन कौन से देश जो है सीमा साझा करते हैं। इससे टोटल 5 देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। एक तो आपका है कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान नीचे है, ईरान है, रूस है और आपका आर्मेनिया है, सॉरी अजरबैजान है। यहाँ पे रूस है, ये अजरबैजान है, ईरान और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश है। टोटल कैस्पियन सागर से 5 देश सीमा साझा करते हैं। आगे जाएंगे तो अरल सागर दिखाई देगा। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर स्थित है, जो कि एशिया का एक सागर है, मतलब झील है, जिसे सागर की दृष्टि से देखा जाता है। उनके आकार या उनके विस्तृत आकार के कारण इनको सागर कहा जाता है। कैस्पियन सागर एक झील है, न कि सागर है, बट उसके विस्तृत आकार के कारण उसको जो है सागर के नाम से जाना जाता है। अगला जो है हमें साउथ एशिया के बारे में पढ़ना है। साउथ एशिया में आपका भारत आता है, साउथ एशिया में, और उसकी कैपिटल है, जैसे इंडिया है, इंडिया की राजधानी तो नई दिल्ली है, सबको पता ही है। इंडिया की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी यानी इंडिया की राजधानी जो है नई दिल्ली। सन 1911 में बंगाल विभाजन को जब रद्द किया गया था, उस समय कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, जो कि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बना। उसके बाद इधर आपको अफगानिस्तान दिखाई देता है, यहाँ पे वेस्ट में, जो कि डूरंड लाइन से भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। मार्टिमर डूरंड द्वारा सर मार्टिमर डूरंड द्वारा इसे विभाजित किया गया था, इसीलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम डूरंड लाइन कहते हैं। क्या नाम है उसको? डूरंड लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है वो 106 किलोमीटर की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है वो 106 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा 106 किलोमीटर की है, जो कि डूरंड लाइन द्वारा विभाजित होती है। दूसरा देश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान सन 14 से 15 अगस्त को भारत से अलग हुआ था, 14-15 अगस्त को, और इसे सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा 1947 अगस्त 1947 में डिसाइड किया गया। इस लाइन को हम बोलते हैं सर रेडक्लिफ के नाम से, इसको रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। 1947 में इसको अलग किया गया था, और इसकी टोटल लंबाई जो है 3323 है, 3323 किलोमीटर है। किलोमीटर पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा है। और पाकिस्तान पहले जो बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। 1971 में युद्ध के बाद इसे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित कर दिया गया। बांग्लादेश। अगला जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और बांग्लादेश क्षेत्रफल दूरी के सीमा के आधार पर देखा जाए तो सभी पड़ोसी देशों में सबसे अधिक सीमा जो है भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है, जो कि 4096.6 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ 4096.6 किलोमीटर अप्रॉक्स है, जो कि सभी देशों के साथ, जो साउथ एशियन देश है उनमें सभी देशों के
साथ में जितनी सीमा लगती है उससे अधिक, सबसे अधिक अगर सीमा पूछा जाए तो किसका लगता है, बांग्लादेश का लगता है, जो कि 4096.6 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा जो है भारत की, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश है उसकी सीमा भारत की पश्चिम बंगाल, इसके बाद आपका इधर असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ टच होती है। बांग्लादेश की सीमा इन सभी क्षेत्रों के साथ टच होती है। टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है, जिसमें त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। पूर्व के डायरेक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 तरफ से जो है बांग्लादेश त्रिपुरा को घेरे हुए है। यहीं पे त्रिपुरा में एक जीरो लाइन है। जीरो लाइन भी पूछा जाता है कौन से देश के साथ सीमा बनाती है, तो भारत और मतलब त्रिपुरा, भारत में त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ में जीरो लाइन सीमा साझा करता है, या ये बाउंड्री है जीरो, इसको हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। और जो रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जब भारत का विभाजन हुआ था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा डिसाइड किया गया, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी ये लाइन जो खींची गई है इसको हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। अगला है आपका नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल आपका चाइना और भारत के बीच में स्थित है, साउथ एशिया के चाइना और भारत के बीच में स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय की भी साथ में पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा देश जो है वो साउथ एशिया में भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो कि भारत और चाइना के बीच में ही स्थित है। भूटान और नेपाल दोनों चाइना और भारत के बीच में स्थित है। तीसरा देश है आपका श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धने कोट्टे। एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी कैपिटल है। दूसरी कोलंबो है जो कि इसकी कमर्शियल कैपिटल है। श्री जयवर्धने कोट्टे जिसको हम बोलते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक है, जबकि कोलंबो वाला जो है कमर्शियल राजधानी है। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका। श्रीलंका की राजधानी जो है कोट्टे है, श्री जयवर्धने कोट्टे या कोलंबो। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू। भूटान की थिम्पू। मालदीव जो है यहाँ पर आपका स्थित है, इसके नीचे यहाँ पे छोटा सा मालदीव दिखाई दे रहा है, ये मालदीव है जो कि भारत के साथ एक तरह से जली सीमा साझा करता है। ये भारत के साथ जली सीमा साझा करता है। यहाँ पर श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। और मालदीव की राजधानी जो है माले है। मालदीव की राजधानी माले। ये साउथ एशिया के कुछ देश थे। अगला हमें एशिया का जो पार्ट है वो ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, मतलब ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ना। एशिया को पूर्वी एशिया में बांटते हैं। एशिया को कई भागों में बांटा गया जिसमें हम पूर्वी एशिया के रूप में जानते हैं। इसमें आपका चाइना आता है, सबसे पहले मतलब चाइना है। इधर आपको जापान दिखाई देता है, जापान हो गया। यहाँ पर ये जापान है जिसकी राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। जापान में कुछ द्वीप हैं जिनको क्रम से एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ऊपर जो है होकाइडो द्वीप है। होकाइडो सबसे उत्तरी द्वीप जो है जापान का कौन सा है, होकाइडो है, जो कि एग्जाम में आता है। और यहाँ पे आपको होन्शु द्वीप दिखाई देता है दूसरे नंबर पे। और होन्शु द्वीप पे ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो इसी पे स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी पर स्थित है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका आता है शिकोकू जो है जापान के द्वीपीय दृष्टि से देखा जाए तो होकाइडो और होन्शु के बाद शिकोकू का स्थान आता है। और उसके नीचे जो है आपका क्यूशू दिखाई देता है। क्यूशू जो है सभी द्वीपों में सबसे दक्षिण में स्थित है, जबकि सबसे उत्तर में स्थित जो है होकाइडो द्वीप है। इनका क्रम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में पूछा जाता है। और जापान की जो राजधानी टोक्यो है, इसको ध्यान रखना, ये आपका होन्शु द्वीप पे स्थित है। कौन से द्वीप पे स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगर इनके क्षेत्रफल के क्रम में पूछा जाए उत्तर से दक्षिण में तो आपका होकाइडो आता है, पहले होकाइडो, फिर आपका होन्शु है, होकाइडो, होन्शु, फिर आपका शिकोकू है, उसके बाद जो है लास्ट में क्यूशू है। ये जो है क्रम है उत्तर से दक्षिण की तरफ। किंतु अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए
इसमें सबसे बड़ा जो है आपका होन्शु है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान के सभी द्वीपों में सबसे बड़ा होन्शु द्वीप है। उसके बाद आपका होकाइडो है, होन्शु फिर होकाइडो, और लास्ट में जो है अगर तीसरे नंबर पर देखा है तो आपका क्यूशु आता है, और चौथे नंबर पर शिकोकू है। जैसे अगर इनका क्रम देखा गया तो एक होकाइडो पहले पे है, होन्शु दूसरे पे है, शिकोकू फिर क्यूशु। लेकिन अगर यही इनके क्षेत्रफल के आधार पर देखा है तो होन्शु पहले आएगा, होकाइडो उसके बाद में, फिर क्यूशु ऊपर रहेगा और शिकोकू चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा इनके उत्तर से दक्षिण में क्रम के आधार पर इनको पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे आपको बीच में कोरिया जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और जापान के बीच में यहाँ पे सी ऑफ जापान दिखाई देता है, जापान सागर है। जस्ट उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर ईस्ट चाइना सी दिखाई देता है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है और यहाँ पे येलो सी दिखाई देता है। चाइना और कोरिया के बीच में येलो सी है, कोरिया और जापान के बीच में सी ऑफ जापान है, सी ऑफ जापान है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया जो है आपके रूस और चाइना के बीच में स्थित है, रूस और चाइना के बीच में मंगोलिया स्थित है, जिसकी राजधानी जो है उलान बटोर है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की राजधानी जो है बीजिंग है, और बीजिंग में ही आपके एससीओ का हेडक्वार्टर स्थित है। संघाई कोऑपरेशन जो है उसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में ही स्थित है, एससीओ का। जबकि एनडीबी का हेडक्वार्टर जो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का ही एक बैंक है एनडीबी, उसका हेडक्वार्टर आपके संघाई में स्थित है, उसका हेडक्वार्टर संघाई में स्थित है। रशिया की राजधानी जो है मॉस्को है, उसको पहले में दिखाया गया था। रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ पे बसता है आपका नॉर्थ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया को दो भागों में बांटा गया है, एक है नॉर्थ कोरिया और एक है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो आपका प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, जबकि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ पे आपको व्लादिवोस्टोक दिखाई दे रहा होगा, इस क्षेत्र को ध्यान देना, व्लादिवोस्टोक, और उसमें आपको ऊपर दिखाया गया था सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक रेलवे लाइन आती है, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक महामार्ग भी है जिसे हम बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन महामार्ग, ट्रांस साइबेरियन महामार्ग। जबकि रेलवे लाइन में अगर देखा है तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेलवे लाइन जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है, और ये पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद इस बार के पीछे से पूछा गया था गोबी मरुस्थल के बारे में। गोबी मरुस्थल, इसका ये ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो एक ठंडा मरुस्थल है और चाइना और मंगोलिया के बीच में स्थित है, ना कि रूस। एग्जाम में इसमें पूछा गया था, रशिया भी ऑप्शन में था, मंगोलिया और चाइना। तो गोबी मरुस्थल आपका सिर्फ मंगोलिया और चाइना के बीच में स्थित है। ठीक है, साउथ कोरिया, ताइवान, यहाँ पे एक ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे स्थित। ताइवान की राजधानी ताइपे स्थित। इसके नीचे वाला पार्ट जो है ये आपका आसियान कंट्री कहलाते हैं, साउथ ईस्ट एशियन, इनको साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। यहाँ पे सी ऑफ ओखोत्स्क है, सी ऑफ ओखोत्स्क। ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया, जिसे हम आसियान कंट्री के, इनके समूह को जो है आसियान कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1967 में आसियान एक संगठन की स्थापना हुई थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, जिसमें आपका म्यांमार एक देश है, दूसरा म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है, दूसरा आपका थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। तीसरा आगे बढ़ेंगे जिसमें लाओस आता है, लाओस की राजधानी वियनतियान है। ये तीन देश, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जो है गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, जिसे किस लिए जाना था? अफीम के उत्पादन, अफीम के प्रोडक्शन के लिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। इसे बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जो अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसमें आपका म्यांमार है, लाओस है और थाईलैंड है। आगे है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है।
इन सभी देशों में आपका म्यांमार हो गया, लाओस और वियतनाम चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि थाईलैंड जो है और कंबोडिया ये दोनों देश चीन के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इसमें म्यांमार, लाओस और वियतनाम ये 3 देश चाइना के साथ में सीमा साझा करते हैं, जबकि थाईलैंड हो गया और कंबोडिया चीन के साथ में सीमा साझा नहीं करते हैं। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन है। यहाँ पे आपको सिटी दिखाई दे रहा है, हो ची मिन सिटी। ये एग्जाम में पूछा गया है कि हो ची मिन सिटी कौन से देश में स्थित है, वो वियतनाम में स्थित है, हो ची मिन सिटी, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे कंबोडिया में ही विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में ही स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। जबकि म्यांमार को जो है सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार को सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार को सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड दिखाई दे रहा है। गल्फ ऑफ थाईलैंड ये क्षेत्र आपका जो है मलेशिया का, यहाँ पे थाईलैंड का निकला भाग है, जहाँ तक थाईलैंड आता है इस क्षेत्र तक, और इसके नीचे आपको मलेशिया दिखाई देती है। मलेशिया यहाँ भी है, और ये क्षेत्र भी आपका मलेशिया है, जो कि ब्रुनेई इसको बोलते हैं। ये ब्रुनेई यहाँ पे आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, ब्रुनेई। इसके नीचे आपको मलेशिया, ये वाला क्षेत्र जो होता है पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है। ये पार्ट जो है इंडोनेशिया का, और ये पूरा का पूरा द्वीप जो है इसे हम बोर्नियो द्वीप बोलते हैं। पूरे द्वीप को बोर्नियो द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व में 3 बड़े द्वीपों में सबसे पहले आता है ग्रीनलैंड, आपका आता है ग्रीनलैंड। दूसरे नंबर पे आपका आता है न्यू गिनी। तीसरे नंबर आपका बोर्नियो है, बोर्नियो। इसके बाद मेडागास्कर आता है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। चौथे नंबर पे मेडागास्कर है, और 5वें नंबर पे बैफिन की खाड़ी या बैफिन आइलैंड, इसको क्या बोलते हैं, बैफिन आइलैंड, जो कि बैफिन आइलैंड यहाँ पर स्थित है। यह है बैफिन आइलैंड, जो कि कनाडा का क्षेत्र है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, बैफिन द्वीप जो है किस देश के अंतर्गत है, या उसका अधिकार क्षेत्र उस पर किसका है, तो कनाडा का अधिकार क्षेत्र है। और यहाँ पे आपको मेडागास्कर दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र जो है मेडागास्कर का है, और ये क्षेत्र जो है बोर्नियो द्वीप का है, और ये वाला क्षेत्र जो है न्यू गिनी का है। ये न्यू गिनी का है, ये बोर्नियो है, ये क्षेत्र मेडागास्कर है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। यहाँ पे आपको बैफिन आइलैंड दिखाई देता है। भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है, जबकि म्यांमार को जो है सप्त पैगोडा कहा जाता है। म्यांमार को क्या बोलते हैं, सप्त पैगोडा। नीचे आते हैं तो मलेशिया के नीचे एक स्थित है, जिसको एक सिंगापुर देश है। मलेशिया के जस्ट नीचे सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर सिटी है। मलेशिया और इंडोनेशिया, ये नीचे वाला क्षेत्र जो है आपको इंडोनेशिया का दिखाई देता है। एशिया का अधिकांश जो क्षेत्र है वो नॉर्थ या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। इंडोनेशिया में सबसे पहला जो द्वीप है वो सुमात्रा है। उसके बाद आपको जावा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सुरबाया है, ये है बाली क्षेत्र, और यहाँ पे एक बोर्नियो द्वीप है जिसपे इंडोनेशिया का अधिकार क्षेत्र है ये। और लास्ट में आपको सुलावेसी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये क्षेत्र जो है सुलावेसी। ये सभी क्षेत्र जो है इंडोनेशिया के, क्रम इनका पूछा जाता है, पीछे से पूछा गया था कि सबसे पहले सुमात्रा है या जावा है, तो इन दोनों को क्रम से लगाने के लिए पूछा गया था। सबसे पहले आपको सुमात्रा आएगा, उसके बाद जावा है, फिर बाली है, फिर सुलावेसी है। 4 दिया गया था एग्जाम में, तो इनको क्रम से लगाने के लिए पूछा गया था कि भारत की तरफ से अगर देखा जाए या पश्चिम से पूर्व की तरफ से, तो सबसे पहले सुमात्रा आएगा, उसके बाद जावा आएगा।
यहाँ इसके बाद जो है आपको यहाँ पे तिमोर लिस्ते दिखाई देता है जिसकी राजधानी दिल्ली है, जो कि आसियान कंट्री का 11वां मेंबर बनने के लिए से तैयार है, मतलब इसको 11वां मेंबर के रूप में दर्जा दिया जा रहा है। अभी आसियान में टोटल देशों की संख्या जो है 10 ही है। आसियान की स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी। इसका एक बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है, बैंकॉक में बैठक होती है जिसके तहत आसियान देशों को आर्थिक रूप से या पॉलिटिकल आधार पे इनको एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया, और उसमें टोटल देशों की संख्या 5 देश जो थे इसके संस्थापक देश होते हैं तथा 5 अन्य देश जो होते हैं इसको शामिल देश होते हैं जो बाद में शामिल हुए थे। आसियान का हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में स्थित है, इंडोनेशिया फिलीपींस की मनीला में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला, यहाँ पे आसियान का हेडक्वार्टर स्थित है। जबकि आसियान का स्थापना जो हुआ था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत हुआ था। बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत होता है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, इस बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत आपका आसियान की स्थापना हुई थी। यहाँ पर फिलीपींस है अगला देश। फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला में ही स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का केंद्र है। यहाँ पर आपको एक साउथ चाइना सी दिखाई दे रहा है। ये साउथ चाइना सी जो है प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशियन है उसी का भाग है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो है चाइना, यहाँ पर उत्तर कोरिया मतलब ताइवान हो गया, ताइवान, नीचे आपको फिलीपींस दिखाई दे रहा है, फिलीपींस हो गया। इसके बाद ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे आपको सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। अगर आसियान कंट्री की बात करें तो आसियान कंट्री में टोटल 10 देश हैं, जिनमें से 2 देश को छोड़कर म्यांमार और लाओस को छोड़कर बाकी सभी देश, म्यांमार और लाओस को छोड़ के बाकी सभी देश जो है साउथ चाइना सी से सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। साउथ चाइना सी को छोड़ म्यांमार और लाओस को छोड़ के बाकी सभी देश जो है वो साउथ चाइना सी से सीमा साझा करते हैं, जिसमें लाओस जो है एकमात्र आसियान कंट्री का एकमात्र लैंडलॉक देश है। आसियान कंट्री में देखा जाए तो एकमात्र लैंडलॉक देश है, मतलब स्थलबद्ध देश है। बाकी सभी देश इसके किसी न किसी सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें म्यांमार जो है आपका अंडमान सी से सीमा साझा करता है म्यांमार, और लाओस ही एकमात्र ऐसा है जो कि सबसे छोटा भी है और एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पे आपको सेलेब्स या सेल्वी जिसको बोलते हैं, सेलेब्स सी है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे बांदा सागर है, बांदा सी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आपको अराफुरा सी दिखाई देता है, अराफुरा, और यहाँ पर आपको तिमोर लिस्ते के पास में तिमोर सी दिखाई देता है। तिमोर लिस्ते के पास में तिमोर सी है, और इसके ईस्ट में जाने पे आपको अराफुरा सी दिखाई देता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये लेसर सुंडा का क्षेत्र है, ये सुंडा वाला क्षेत्र है। इसमें आपका लेसर सुंडा, ये छोटे छोटे जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं इनको हम लेसर सुंडा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे हम लेसर सुंडा बोलते हैं। और इसी के बीच में ये एक यहाँ पर जलसंधि है जिसको हम सुंडा जलसंधि बोलते हैं, सुंडा स्ट्रेट बोलते हैं। जलसंधि वे क्षेत्र होते हैं, जलसंधि किसे कहा जाता है, 2 जलाशयों या 2 जल क्षेत्रों को जोड़ने वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जलसंधि के नाम से जानते हैं। जिसमें आपका एक सुंडा जलसंधि है जो जावा सी और नीचे आपका इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन को जावा सी से जोड़ता है, वो सुंडा जलसंधि है। और सुंडा जलसंधि जो है सुमात्रा को जावा से अलग करता है। आपका जो सुमात्रा है उसको जावा से अलग भी करता है सुंडा जलसंधि, साथ में जावा सी को इंडियन ओशियन से जोड़ने का काम करता है। जावा सी जो है ये साउथ चाइना सी का ही भाग है, मतलब पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, और नीचे जो आपका इंडियन ओशियन है। ये पूरा क्षेत्र जो है पैसिफिक ओशियन का है। इसके अंतर्गत कुछ सीमांत या सीमांत भाग, इसको सीमांत सागर के नाम से जाना जाता है। पैसिफिक ओशियन का टोटल पार्ट है, जिसमें साउथ चाइना सी आता है, और नीचे आपको यहाँ पे सेल्विस सी है, बांदा सी है, अराफुरा है, फ्लोर्स सी यहाँ पे दिखाई देता है, लेसर सुंडा आइलैंड के ऊपर जो है लेसर सी है, यहाँ पर तिमोर सी है, फिर यहाँ पे आपको जावा सी दिखाई देता है। और इस क्षेत्र में ये आपका क्षेत्र जो है साउथ चाइना सी का है। यहाँ पे अंडमान सी है जो बंगाल की खाड़ी के जस्ट ऊपर स्थित है, अंडमान सी, अंडमान निकोबार और थाईलैंड एंड म्यांमार के बीच में स्थित है। म्यांमार थाईलैंड हो गया, और इधर जो है आपका सुमात्रा इसके बीच में स्थित है अंडमान निकोबार के साथ में। इस वाले क्षेत्र को हम अंडमान सी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मलेशिया है, मलेशिया का ये मलाया प्रायद्वीप है, ये क्षेत्र जो है मलेशिया का मलाया प्रायद्वीप है।
मलेशिया का मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का सुमात्रा और मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप के बीच में मलक्का स्टेट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया मलक्का स्टेट, हमेशा कंफ्यूजन होता है मलक्का और सुंडा जल संधि में, सुंडा और मलक्का में कंफ्यूजन होता है कि ये किन के बीच में स्थित है या किन जलाशयों को ये जोड़ता है। तो आपका मलक्का जो होता है वो साउथ चाइना सी, ये वाला क्षेत्र जो है साउथ चाइना सी का है, साउथ चाइना को अंडमान सी से जोड़ता है। मलक्का अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, जबकि मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करता है। जब भी मलाया प्रायद्वीप या मलेशिया की बात आएगी वो सुमात्रा से अलग करने की तो आपका मलक्का होगा, जबकि सुमात्रा को जावा से अलग करना, मतलब इंडोनेशिया के ही दो अलग द्वीपों को अलग अलग करना, या आपके जावा सागर या इंडियन ओशियन को जोड़ने का काम जो है सुंडा जल संधि करती है, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। अगला जो है आपको सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ना है। रूस जो था 21 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का विभाजन होता है, जिसके अंतर्गत यूएसएसआर का जब विघटन हुआ टोटल 15 देशों में हुआ था। 3 देश जिसको हम बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जिसे बाल्टिक कंट्री कहते हैं, वो तीनों देश जो है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 5 देश जो होते हैं उन्हें सेंट्रल एशिया का नाम दिया गया है। रूस यूएसएसआर से अलग होने के बाद जो 5 देश दिखाई दे रहे हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 देश जो होते हैं आपके सेंट्रल एशिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये 5 देश यूएसएसआर से ही अलग हुए हैं, टोटल 15 देशों में 5 देश ये भी शामिल है। उसके अलावा इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जॉर्जिया दिखाई दे रहा होगा, जॉर्जिया है, अर्मेनिया है और ये जॉर्जिया, अर्मेनिया, इसके आगे जो है आपका अजरबैजान। इस वाले क्षेत्र में आपको जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान यहाँ पे दिखाई देगा। जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान यहाँ पर स्थित है, जो कि रूस से ही अलग हुए 5 देशों में से। इसके अलावा रूस का देखा जाए तो उसमें आपको एक रूस बनता है, दूसरा जो है इसके बगल में यूक्रेन स्थित है। रूस के आगे जो है यूक्रेन दिखाई देता है, यहाँ पे यूक्रेन है, बेलारूस हो गया और ये जॉर्जिया यहाँ पर है, अजरबैजान यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अर्मेनिया। 3 देश ये, साथ में यहाँ पे बाल्टिक कंट्री, यहाँ पे बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक कंट्री के 3 देश शामिल होते हैं। क्लियर होगा? यहाँ पे बाल्टिक कंट्री के 3 देश शामिल होते हैं, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया यहाँ पे है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये आपका है बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक सी इसको बोलते हैं, ये बाल्टिक सी है, जिस यहाँ पर 3 देश जो है उनको हम बाल्टिक कंट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी जो है तालिन है, लातविया की राजधानी रीगा है, जबकि लिथुआनिया की राजधानी जो है विल्नियस है। रूस से अलग होने के बाद एक यूक्रेन अलग बनता है, जिसकी राजधानी जो है कीव है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव, और वो नीपर नदी के किनारे स्थित है। कीव जो है नीपर नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा बेलारूस है, जिसकी राजधानी मिन्स्क है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में ही आता है, यूरोप का पार्ट है वो। और हम जब सेंट्रल एशिया में देखते हैं तो हमें रूस के बारे में पढ़ना है, तो हम 5 सेंट्रल एशिया में रूस, जिसको हमने ईस्ट एशिया में पढ़ लिया है। आगे जो पढ़ना है सेंट्रल एशिया के अंतर्गत कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान जिसकी राजधानी जो है नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी जो है नूर सुल्तान है। यहाँ पर आपको एक सी दिखाई देता है जिसका नाम है अरल सी। इसको अरल सी कहा जाता है, इसके आकार की वजह से, इसके विस्तृत आकार के कारण इसको अरल सी कहा जाता है। ये एक झील है जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य अरल सी स्थित है। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। यहाँ पे एक क्षेत्र है समरकंद, जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि समरकंद जो है कौन से देश का भाग है, अफगानिस्तान है या उज्बेकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान का है। तो समरकंद जो है आपका उज्बेकिस्तान में। यहाँ पे बुखारा है एक क्षेत्र, जो कि उज्बेकिस्तान का ही क्षेत्र है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक यूराल सी आती हुई दिखाई दे रहा है। ये यूराल सी का पार्ट है, जो कि कैस्पियन सागर में ही मिलता है। और यहाँ से एक आती है आपको वोल्गा सी। दोनों पूछे जाते हैं, वोल्गा सी और यूराल सी। वोल्गा और यूराल जो होते हैं कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाते हैं या यहाँ पे आके विसर्जित होते हैं। कैस्पियन सागर में यूराल सी और वोल्गा सी, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का देखा जाए, वोल्गा सी जो है
यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो है वोल्गा सी है, जो कि कैस्पियन सागर में आके गिरती है। वोल्गा और यूराल दोनों कैस्पियन सागर में आके अपना मुहाना बनाती है। कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में पूछा जाता है। एक तो आपका कजाकिस्तान, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले क्षेत्र में आपका कजाकिस्तान है जो सीमा साझा करता है। दूसरा आपका देश है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी जो है अशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। नीचे आपको ईरान दिखाई दे रहा है, इस वाले क्षेत्र में ईरान है। ईरान की राजधानी जो है तेहरान है, ईरान की। इसके बाद जो है आपको अजरबैजान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू है। आए दिन हमेशा न्यूज में रहता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सीमा विवाद के लिए दोनों देशों में आपस में चल रहा है। जैसे इस टाइम साइप्रस और टर्की का है, भारत पाकिस्तान का है, वही स्थिति अजरबैजान और आर्मेनिया में दिखाई देता है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको रूस वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ये वाला पूरा क्षेत्र जो है वो रूस का है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो रूस का क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र जो है रूस का, इधर आगे जाके जॉर्जिया मिलती है, जिसकी राजधानी जो है तबिलिसी है। जॉर्जिया जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करती है। अजरबैजान जो है वो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। टोटल 5 देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका रसिया आता है, इधर जो है अजरबैजान, नीचे आपको दिखाई देता है ईरान, और इस साइड में आपको तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, जो कि कैस्पियन सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है लेक बाल्खस। एग्जाम में पूछा जाता है कि लेक बाल्खस झील जो है कौन से देश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो कजाकिस्तान का एक झील है जिसका नाम है लेक बाल्खस, ये याद रखना। और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सी है, और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस, इनके बीच में कैस्पियन सागर स्थित है। तो कजाकिस्तान में तीन आपको झील दिखाई दे रहा है। एक तो बाल्खस दिखाई दे रहा है सबसे ईस्ट में, वेस्ट में जाने पे आपको अरल सी, और उसके बाद जो है कैस्पियन सागर। तो इनका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा झील पूर्व से पश्चिम की दृष्टि से, या पश्चिम में सबसे पश्चिमी भाग में कौन है और सबसे पूर्वी भाग में कौन है, या तो इनको एक क्रम में लगाने के लिए दे दिया जाता है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की। यहाँ पे आपको किर्गिस्तान दिखाई दे रहा है। किर्गिस्तान की राजधानी जो है बिस्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है। नीचे जो है ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान की जो राजधानी है दुशांबे है। जितने भी सेंट्रल एशिया के देश है सबके लास्ट में आपको स्थान दिखाई देता है, याद करना आसान है। सबके लास्ट में स्थान दिखाई देता है, जिसमें कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना या नूर सुल्तान इसको बोलते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी जो है आपका बिस्केक है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अशगाबाद। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद। इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए देश जितने हैं सेंट्रल अफ्रीका में, अफगानिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान ये आपका किसका पार्ट है, ये साउथ एशिया का पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर जो 5 देश है, इसमें अगर तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दिया तो बाकी बचे 4 देश एससीओ के मेंबर है। बाकी बचे देश जो होते हैं वो एससीओ के मेंबर है, जिसमें कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है और उज्बेकिस्तान। ये सभी 4 देश जो है एससीओ के मेंबर हैं, तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर। तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी सभी देश जो होते हैं वो एससीओ के मेंबर हैं। यहाँ पे चाइना है जो सीमा साझा करता है। चाइना जो आपका कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मतलब इधर अपना बाउंड्री बनाता है। ये चाइना की बाउंड्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे चाइना अपनी सीमा साझा करता है, और ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये भारत का है, पीओके वाला एरिया, ठीक है। अब ये आपका वेस्ट एशिया मतलब साउथ वेस्ट एशिया के बारे में पढ़ना। साउथ वेस्ट जिसमें आपका गल्फ कंट्री पढ़नी है, टर्की है। यहाँ पे आपने पढ़ा था ये सेंट्रल एशिया का क्षेत्र था पूरा, ये सेंट्रल एशिया है। यहाँ से इसके आगे जो है आपको साउथ मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट या वेस्ट एशिया के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले टर्की है। टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में टर्की ने जो है विवादित बयान दिया था और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोला था, और टर्की के कुछ ड्रोन जो है पाकिस्तान में यहाँ पे बॉर्डर पे दिखाई दिए थे, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से मोदी जी अभी साइप्रस गए थे, क्योंकि सामरिक दृष्टि से टर्की और साइप्रस में
वही स्थिति है जैसे भारत पाकिस्तान की है, इसीलिए भारत मोदी जी यहाँ पे अभी साइप्रस में गए थे, साइप्रस वाले क्षेत्र में। और साइप्रस की राजधानी जो है निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया, जो कि साउथ वेस्ट में आता है। नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे सीरिया दिखाई देता है। सीरिया की राजधानी जो है दमिश्क है, दमिश्क। यहाँ पर एक लेबनान क्षेत्र दिखाई दे रहा है, लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत है। और आपका जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। इस नीचे आते हैं तो यहाँ पे इजराइल दिखाई देता है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। ये सभी देश जो होते हैं जिसमें जॉर्डन को छोड़ के टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल, ये 4 देश, साथ में साइप्रस, ये सभी एशिया के वे देश हैं जो भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। एशिया के वे देश जो भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से अपनी सीमा साझा करते हैं, उसमें टर्की आता है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है और साइप्रस है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे इराक दिखाई देता है। इराक की राजधानी बगदाद है। आगे बढ़ने पे ईरान की राजधानी तेहरान है। नीचे आएंगे तो इराक के जस्ट नीचे आपको दिखाई देता है कुवैत सिटी, जिसकी करेंसी जो है दिनार है, कुवैती दिनार, जो सबसे महंगी करेंसी है। नीचे आते हैं सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। जीसीसी जो है, जीसीसी का हेडक्वार्टर भी सऊदी अरब के रियाद में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना होती है। जीसीसी की खाड़ी सहयोग परिषद जिसे कहा जाता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता है। जीसीसी सऊदी अरब में ही जीसीसी का हेडक्वार्टर, जबकि इसकी स्थापना जो हुई थी वो यूएई के अबू धाबी में होती है। स्थापना तो इसकी अबू धाबी में होती है, किंतु इसका हेडक्वार्टर जो है वो रियाद में स्थित है। यहाँ पे आपको रेड सी दिखाई दे रहा है। यह रेड सी जो होता है सऊदी अरब और यमन, यूरोप के 2 देश सऊदी अरब और यमन, साथ में अफ्रीका के 4 देश इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया और जिबूती। यहाँ पे डी साइलेंट होता है, इसको जिबूती बोलते हैं। इन 4 देशों प्लस इधर से 2 देश, टोटल 6 देशों के साथ रेड सी आपका सीमा साझा करता है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक जलसंधि दिखाई देती है, स्टेट्स, इसको बोलते हैं बाब अल मंडेब। इसको क्या बोलते हैं? बाब अल मंडेब। और नीचे आपका यमन के जस्ट नीचे आपको ये पूरा क्षेत्र जो है गल्फ ऑफ अदन या अदन की खाड़ी जिसे कहा जाता है। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जलसंधि एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, वो आपका क्या है? बाब अल मंडेब है। क्या है? संधि का नाम है बाब अल मंडेब। ये अदन की खाड़ी है। यहाँ पर गल्फ फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी इसको बोलते हैं, और इसे गल्फ ऑफ ओमान, आगे ओमान के जस्ट सामने जो है आपके गल्फ ऑफ ओमान है। इन दोनों के बीच में एक जलसंधि यहाँ पे दिखाई देती है, जिसे हम हार्मुज जलसंधि बोलते हैं। हार्मुज स्टेट के नाम से जाना जाता है। गल्फ कंट्री एग्जाम में पूछा गया था, इस बार जीसीसी के मेंबर पूछे गए थे। इसमें से जीसीसी का जो मेंबर पूछा गया था, जितने भी गल्फ कंट्री हैं, गल्फ कंट्री कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, हो गया आपका, ओमान है, यूएई, कतर, कुवैत, इराक और ईरान, ये सभी जो है खाड़ी देश है, इनको खाड़ी देश बोलते हैं। ये पूरा गल्फ कंट्री है, ये मतलब गल्फ सी है, खाड़ी। तो गल्फ सी के बगल में आपको ईरान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इराक है जो गल्फ, और कुवैत है, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर और बहरीन, ये सभी देश जो होते हैं इनको हम खाड़ी देश के नाम से जानते हैं। इसको हम गल्फ कंट्री कहा जाता है। इन सभी देशों को गल्फ कंट्री के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से देश जो होते हैं गल्फ कंट्री के हैं। इस बार जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था वो जीसीसी मेंबर के बारे में पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जीसीसी का मेंबर नहीं है। तो इसमें से 2 देशों को अगर हटा दिया जाए, मतलब माइनस कर दिया जाए, गल्फ कंट्री में से 2 देशों को कम कर दिया जाए, तो वो दोनों देश कौन कौन से? इराक और ईरान। इन दोनों देशों को अगर कम कर दिया जाए तो वे सभी देश जो होंगे वो किसके मेंबर होंगे? जीसीसी के मेंबर होंगे। तो जीसीसी के मेंबर में कौन कौन से हैं? आपका सऊदी अरब, कतर, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अमीरात है, इसमें आपका बहरीन है, कुवैत हो गया, और
ओमान। टोटल 6 देश जो है जो आपके जीसीसी के मेंबर होते हैं, जबकि गल्फ कंट्री में टोटल 8 देश है। गल्फ कंट्री में 8 देश है। 2 देशों को अगर माइनस कर दिया, मतलब निकाल दिया जाए, ईरान और इराक को, ये दोनों जो देश है वो जीसीसी के मेंबर नहीं है। गल्फ कंट्री भी एग्जाम में पूछी जाती है, कौन कौन से देश जो होते हैं गल्फ कंट्री जिन्हें कहा जाता है, या अरब प्रायद्वीप, ये वाला पूरा क्षेत्र जो होता है अरब प्रायद्वीप। पिछले बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि कौन कौन से देश जो है अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी इसमें यमन भी शामिल होता है अरब प्रायद्वीप में, जबकि गल्फ कंट्री में यमन शामिल नहीं है। जब भी गल्फ कंट्री की बात की जाएगी तो यमन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस साइड में है, रेड सी के पास में है। तो गल्फ कंट्री के पास, मतलब गल्फ सी के पास में जो भी देश होंगे उनको हम गल्फ कंट्री कहेंगे। तो यमन जो होता है वो गल्फ कंट्री नहीं है, इसको अलग से ध्यान रखना कि यमन जो है आपका गल्फ कंट्री नहीं है। और जीसीसी में अगर 2 चीज याद रखनी है आपको, एक तो ईरान को, दूसरा इराक को। जीसीसी के जब भी मेंबर की बात की जाएगी तो उसमें ईरान और इराक शामिल नहीं है, जबकि ये दोनों देश जो होते हैं गल्फ कंट्री के देश होते हैं। यहाँ पे कतर की राजधानी जो थी दोहा थी, इसे हम पर्शियन गल्फ के नाम से भी जानते हैं। बहरीन की राजधानी मनामा है। बहरीन की राजधानी मनामा है। ऐसे एक देश है पनामा भी है, ये मनामा है, जबकि वो पनामा है वो उत्तरी अमेरिका का एक देश है पनामा की राजधानी जो है पनामा सिटी है। कुवैत में की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। यहाँ पे कुवैत है, कुवैत की राजधानी आपकी क्या है, कुवैत सिटी है। और यहीं पे इजराइल और जॉर्डन के बीच में ही आपका डेथ सी था। मृत सागर। अब कुछ एशिया के स्टेट्स हैं। एशिया के ऊपरी भाग में आर्कटिक महासागर था। आर्कटिक महासागर भी आपको दिखाई देता है चुकची सी, यहाँ पे चुकची सी है, और नीचे जो है आपको बेरिंग सी दिखाई देता है। तो एशिया के रूस वाले भाग को और अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके अलास्का को, दोनों को अलग करता है आपको बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट जो है इन दोनों को अलग करता है, जबकि स्टेट का काम होता है 2 जलाशयों को मिलाना। तो ये चुकची सी को और बेरिंग सी को आपस में जोड़ता है। चुकची सी को बेरिंग सी से जोड़ता है बेरिंग स्टेट। दूसरा जो है आपका यहाँ पे तत्तार स्टेट है। दूसरा जो है कौन सा, तत्तार स्टेट है। तत्तार स्टेट उससे पहले ये देख लें, यहां पर आपको आर्कटिक ओशन में इधर आपका बेरिंग सी था, ये वाला क्षेत्र जो है बेरिंग सी का है। और इसके नीचे आते हैं यहाँ पे सी ऑफ ओखोतस्क दिखाई देता है, ये आपका कमचटका पेनिसुला है। कमचटका पेनिसुला की इधर और रूस के बीच में जो है आपको ओखोतस्क सी दिखाई देता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको सी ऑफ जापान, या इसी को हम ईस्ट सी बोलते हैं। सी ऑफ जापान या ईस्ट सी के नाम से जाना जाता है, जो कि जापान और नॉर्थ कोरिया जो आपका क्षेत्र है और इधर रूस वाला क्षेत्र के बीच में स्थित है। ये सी ऑफ जापान, इसी को ईस्ट सी भी कहा जाता है। यहाँ पे है येलो सी, कोरिया और चाइना के बीच में, ये चाइना वाला क्षेत्र है, ये कोरिया और चाइना के बीच में जो है येलो सी दिखाई देता है। उसके जस्ट नीचे आते हैं तो दूसरा सी आपका जो है ईस्ट चाइना सी है। क्रम से इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि ओखोतस्क ऊपर है, उसके बाद जापान है, या येलो है, या ईस्ट चाइना सी, इनका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है और एक नीचे जो है साउथ चाइना सी है। इन दोनों को ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूजन होता है। तो ईस्ट चाइना सी जो होता है ऊपर है, जबकि साउथ चाइना सी जो है नीचे है। यहाँ पे साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सुलू सी दिखाई देता है। इस क्षेत्र में ब्रुनेई और फिलीपींस के बीच में, ये फिलीपींस द्वीप है और यहाँ पे ब्रुनेई है, बोर्नियो है। ब्रुनेई मलेशिया और इंडोनेशिया का क्षेत्र है, जो पूरे द्वीप को हम बोर्नियो द्वीप के नाम से जानते हैं। इसमें अधिकांश जो क्षेत्रफल है वो इंडोनेशिया का है, उसके बाद मलेशिया का है, फिर ब्रुनेई का 1% क्षेत्रफल जो है ब्रुनेई का है। और ब्रुनेई की राजधानी जो थी बंदर सेरी बागवान है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ब्रुनेई जो होता है वो इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करता है कि नहीं? तो ब्रुनेई जो होता है वो इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ब्रुनेई जो होता है यहाँ पर स्थित है और ये इंडोनेशिया के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। ये यहाँ पे मलेशिया के साथ सीमा साझा करता है, किंतु इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आते हैं तो अंडमान सी दिखाई देता है, ये अंडमान सी का क्षेत्र है।
यहाँ पे आपको जावा सी दिखाई देता है, जो कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है प्रशांत पैसिफिक ओशियन का है, जो कि वेस्ट भाग है, पश्चिमी। ये पूरा मैप देखेंगे तो लगेगा ईस्ट भाग में, लेकिन हम पूरे मैप को ग्लोब 3D में जब देखते हैं तो ये वाला प्रशांत महासागर का कौन सा भाग होता है, पश्चिमी भाग होता है। जबकि इस साइड वाला जो पूर्व में हमें पश्चिम दिशा में देखते हैं वो कौन सा भाग होता है, वो पूर्वी भाग होता है। ये वाला पूरा जो है ये पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न भाग है, वेस्टर्न पैसिफिक है, ये वेस्टर्न भाग होता है। यहाँ पे आपको अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अंडमान सी है, इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड। यहाँ पे आपको सिंगापुर दिखाई दे रहा है, और ये पूरा जो पूरा क्षेत्र है ये किसका है, सुमात्रा का है। नीचे आएंगे तो जावा है, यहाँ पे लेसर आइलैंड दिखाई देता है, ये लेसर आइलैंड का क्षेत्र है। ये बोर्नियो है, यहाँ पे सेलेबीज सी दिखाई दे रहा है, सेलेबीज सी या सेलेब्स सी के नाम से इसको पढ़ते हैं, सेलेब्स या सेलेबीज सी। यहाँ पे आपका अराफुरा सागर है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अराफुरा सागर किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर जो अराफुरा सी है, और यहाँ पे कोरल सी दिखाई दे रहा है। तो अराफुरा और कोरल सी के बीच में जो स्टेट दिखाई देती है उसका नाम होता है टॉरस स्टेट। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि टॉरस स्टेट या अराफुरा सी और कोरल सी को जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है, तो उसका नाम है टॉरस स्टेट। इस क्षेत्र में आपको टॉरस स्टेट दिखाई देता है। यहाँ पे फिर आपका जापान वाला क्षेत्र था जिसमें होकाइडो था, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु लास्ट में, जिसमें सबसे बड़ा जो है क्यूशु है, और क्यूशु पे ही उसकी राजधानी स्थित है जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ पे रेड सी है, ब्लैक सी है यहाँ पर, और इस क्षेत्र में आपका क्या है, कैस्पियन सागर है, और ये आपका जो है अरल सी है। यहाँ पर आपको लेक ऑफ बैकाल दिखाई देता है, जो कि रूस में स्थित है, साइबेरिया वाले क्षेत्र में, और ये सबसे गहरा झील स्थित है। सबसे गहरा झील अगर पूछा जाए तो कौन सा है, बैकाल झील है, सबसे गहरा है। इसकी गहराई जो है 1632 मीटर है, 1632 मीटर जो है लेक बैकाल की गहराई है, और ये सबसे पुरानी झील भी है। बैकाल झील जो है सबसे पुरानी झील है, जो कि साइबेरिया, रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में स्थित है। इनका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व में लिखने के लिए कि ब्लैक, कैस्पियन, एरल सागर और बैकाल, इनको दे दिया जाता है, और इनको असेंडिंग में मतलब पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व के लिखा जाता है, कि मतलब इनको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है हमेशा। और इनके लोकेशन के आधार पे देशों के नाम भी पूछे जाते हैं कि कौन सा सागर किस देश में स्थित है, या तो इनको क्रम में पूछ लिया जाएगा मैपिंग के लिए कि आपका पश्चिम में कौन सा स्थित है, उसके बाद कौन सा है, फिर या सबसे पूर्व में कौन सा सागर स्थित है। इस साइड वाले पूर्व साइड वाले में जो है, जिसमें सी ऑफ अकोतस ध्यान रखना है, फिर जापान सी है जिसे हम ईस्ट सी के नाम से भी जानते हैं, नीचे आपको येलो सी दिखाई देता है, फिर ईस्ट चाइना सी है, इस वाले क्षेत्र में ताइवान, यहाँ पर ताइवान है, ये ऊपर ताइवान है, ये फिलीपींस का पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे फिर साउथ चाइना सी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। यहाँ पे आपको सुलू सी दिखाई दे रहा है, जस्ट उसके नीचे जो है सेलेबीज सी होता है, ये बोर्नियो आइलैंड है। यहाँ पे ये बड़ा वाला क्षेत्र जो है इंडोनेशिया का है, और ये क्षेत्र जो आपका है वो मलेशिया का, और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा क्षेत्र जो है वो ब्रुनेई का है, जो कि इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पे हमें देखना है स्टेट्स के बारे में, कुछ स्टेट्स है जिनका नाम है स्टेट्स ऑफ मलक्का। ये मलक्का जलसंधि है, मलक्का जो कि सुमात्रा, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है, और ये मलेशिया का मलाया प्रायद्वीप, मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है, और ये मलाया पेनिनसुलर है, ठीक है। मलाया प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रायद्वीप से यह अलग करता है। क्या नाम है, स्टेट्स ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का जो होती है मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है, साथ में अंडमान सी को जो है साउथ चाइना सी, ये जो साउथ चाइना सी दिखाई दे रहा है, इसके साथ जोड़ने का काम करती है। स्टेट्स ऑफ मलक्का साउथ चाइना सी को अंडमान सी से जोड़ता है, साथ में मलेशिया के जो मलाया पेनिनसुला है, इसको मलाया पेनिनसुला बोलते हैं, और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से इन दोनों को अलग करता है, और अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ने का काम करता है। ये दोनों सी आपस में यहाँ पे जुड़ते हैं, जबकि ये दोनों
जो आपके स्थल भाग है ये दोनों इस स्टेट के माध्यम से अलग होते हैं। तो दोनों पूछा जाता है एग्जाम में कि मलक्का स्टेट जो होता है किन किन सी को या किन किन सागरों को आपस में जोड़ता है, तो साउथ चाइना सी और अंडमान सी को जोड़ता है, जबकि मलाया प्रायद्वीप हुआ और सुमात्रा, इंडोनेशिया के सुमात्रा को अलग करता है। अगला जो है सुंडा स्टेट है। सुंडा स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सुंडा स्टेट जो होता है ये आपका जावा है, जावा क्षेत्र जो इंडोनेशिया का ही पार्ट है, और इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वो भी जावा द्वीप पे ही स्थित है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है, वो भी जावा द्वीप पर स्थित है। और ये क्षेत्र है आपका सुमात्रा और जावा के बीच में आपको यहाँ पे दिखाई देता है सुंडा स्टेट, जो कि जावा सी और इंडियन ओशियन, इस क्षेत्र में आपको इंडियन ओशियन दिखाई देता है। इंडियन ओशियन को जावा सी से जोड़ने का काम, इस क्षेत्र में आपको जो जोड़ने वाला काम दिखाई दे रहा है इन दोनों सागरों को, वो सुंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसको हम सुंडा स्टेट कहते हैं। और सुंडा स्टेट जो है सुमात्रा को जावा से अलग करता है। इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं जिनको सुंडा स्टेट जो है अलग करती है, और दोनों सागरों को आपस में जोड़ती है। सागर एग्जाम में पूछे आते हैं कौन कौन से सागर है, जावा सागर और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। यहां पे है मकसमार स्टेट है। मकसमार स्टेट जो होता है वो सेल्विज सी को जोड़ता है। मकसमार स्टेट जो होता है वो सेल्विज सी है, और ये इंडोनेशिया का जो बोर्नियो वाला द्वीप है, और इधर आपका सुलावेसी सुलावेसी जो आपका द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है, इन दोनों को अलग करता है। और ये आपका सेल्विज सी के नीचे स्थित है, और इधर जो है आपका पैसिफिक ओशियन अर्थात जावा सागर जो है उन दोनों को जोड़ता है। जावा सागर यहाँ पे आपको फ्लोर्स द्वीप दिखाई देता है, और ऊपर जो है सेल्विज सी है, और इस साइड में आपका जो है ये आपका इसका नाम है सुलावेसी द्वीप। ये सुलावेसी वाला क्षेत्र है। सुलावेसी को इंडोनेशिया जो कि बोर्नियो द्वीप पे स्थित है, ये पूरा का पूरा बोर्नियो द्वीप है, तो बोर्नियो द्वीप और सुलावेसी के बीच में स्थित जो जलसंधि है वो मकस्सार जलसंधि है। इसको बोलते हैं मकस्सार जलसंधि। ब्रुनेई की राजधानी यहाँ पे बंदर शेरी बेगवान है, ध्यान रखना। और इंडोनेशिया की जो राजधानी थी वो सुंडा जावा द्वीप पे स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है किस द्वीप पे स्थित है, जावा द्वीप पे स्थित है। अगला जो है लुजोन स्टेट। लुजोन क्षेत्र जो है ये फिलीपींस का क्षेत्र है। लुजोन जो है ये फिलीपींस का क्षेत्र है। फिलीपींस का एक क्षेत्र है लुजोन। दूसरा जो होता है इधर ताइवान, ऊपर ताइवान है। ताइवान और लुजोन, फिलीपींस की लुजोन और ताइवान के बीच में स्टेट है, उसका नाम है लुजोन स्टेट। इसको बोलते हैं लुजोन स्टेट। इधर आपका जो है फिलीपींस सी है, फिलीपींस के पास में फिलीपींस सी, और इस साइड में आपको जो है साउथ चाइना सी। तो दो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लुजोन सी जो होता है कौन से स्टेट के मध्य में स्थित है, तो फिलीपींस सी और साउथ चाइना सी के मध्य में आपको लुजोन सी या लुजोन स्टेट दिखाई देता है। लुजोन स्टेट साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी के मध्य में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, और कई बार पूछा भी गया है कि लुजोन आपको जो दिखाई दे रहा है नॉर्थ में, फिलीपींस का नॉर्थ वाला भाग जो होता है उसे लुजोन बोलते हैं। उसी के नाम पे स्टेट का नाम भी लुजोन स्टेट रखा गया, जो कि ताइवान हो गया और फिलीपींस के मध्य में स्थित है, और ये साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी के साथ जोड़ता है। अगला जो है आपका ताइवान स्टेट है। ताइवान स्टेट जो होता है यहाँ पे आपको साउथ चाइना सी दिखाई दे रहा है, ये साउथ चाइना सी है, और इधर जो है ईस्ट चाइना सी है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ने का काम जो है ताइवान स्टेट करता है, और इसी स्टेट को हम फार्मोसा स्टेट के नाम से भी जानते हैं। फार्मोसा स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ताइवान स्टेट को ही फार्मोसा जलसंधि के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि फार्मोसा स्टेट जो होता है किन के बीच में स्थित है या किन किन महासागरों को आपस में जोड़ता है, तो ईस्ट चाइना सी को आपके साउथ चाइना सी से जोड़ने का काम जो है फार्मोसा स्टेट यानी ताइवान जलसंधि करती है। ताइवान जलसंधि, ये पूरा क्षेत्र आपका ताइवान का है, जिसकी राजधानी ताइपे। यहाँ पे कोरिया स्टेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका जापान हो गया, ये जापान और कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। कोरिया और जापान के बीच में कोरिया स्टेट दिखाई देता है,
और इधर जो है ईस्ट सी है। ईस्ट सी मतलब जापान सी, इसको हम जापान सी भी बोलते हैं, जापान सागर। तो जापान सागर को ईस्ट चाइना सी से जोड़ने का काम जो है कौन करता है, कोरिया स्टेट करता है, जबकि ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से फार्मोसा यानी ताइवान जल संधि करती थी। ईस्ट सी, और इसके बाद आपको नीचे क्या मिलता है, ऊपर जो है नीचे ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी, उसके नीचे आपका जो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना और साउथ चाइना के बीच में आपको जो ईस्ट सी और ईस्ट चाइना के बीच में आपको कोरिया स्टेट दिखाई देता है, यहाँ पे जो है कोरिया स्टेट है, जबकि ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी के बीच में यहाँ पे फार्मोसा स्टेट मिलता है। यहाँ पे फार्मोसा स्टेट है जिसे हम ताइवान जल संधि के नाम से जानते हैं, ये आपका। और इसके अंदर वाले भाग में देखेंगे ईस्ट चाइना सी के ऊपर, तो यहाँ पे जो है येलो सी दिखाई देता है, येलो सी। येलो सी जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो आने वाली नदियाँ होती हैं उनमें गाद की मात्रा अधिक होता है, जिसकी वजह से इसका जो रंग है इस सागर का वो थोड़ा पीले रंग का होता है, इसीलिए इसको जो है येलो सी के नाम से जाना जाता है। और येलो सी की जस्ट नीचे जो है ईस्ट चाइना सी, और कोरिया स्टेट के माध्यम से जो होता है ईस्ट चाइना सी। ईस्ट सी से, ईस्ट सी मतलब जापान सागर, ईस्ट सी को हम जापान सागर के नाम से भी जानते हैं। और ईस्ट चाइना सी जो होता है आपके फार्मोसा स्टेट के माध्यम से, या ताइवान स्टेट या फार्मोसा स्टेट के माध्यम से ईस्ट चाइना सी जो होता है साउथ चाइना सी से जुड़ता है। इसके बाद जो है सुगारू स्टेट है, ये आपका होकाइडो वाला ही क्षेत्र है, होकाइडो, ठीक है। होकाइडो और होन्शु के बीच में आपका होकाइडो हो गया, और ये होन्शु वाला क्षेत्र है। यहाँ पे आपको सी ऑफ जापान दिखाई देता है, और इधर पैसिफिक ओशियन वाला क्षेत्र है पूरा। इन दोनों को बीच में जो जोड़ता है ये दोनों महासागर को जो स्टेट दिखाई देती है, इसको हम सुगारू स्टेट बोलते हैं। इसको जो सुगारू स्टेट के नाम से जाना जाता है, जो सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशियन के मध्य में स्थित है। अगला जो है ततार स्टेट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ततार स्टेट कहाँ पे है। ततार स्टेट जो है ये आपके सी ऑफ ओखोत्स्क और सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओखोत्स्क के बीच में आपका ततार स्टेट स्थित है, जो कि रूस का जो मुख्य भूमि है, ये पूरा रूस का क्या है, मुख्य भूमि है। और ये वाला क्षेत्र जो है सखालिन द्वीप है, सखालिन क्षेत्र है, रूस का ही पार्ट है सखालिन द्वीप। रूस के सखालिन को रूस की मुख्य भूमि से, रूस का जो मेन लैंड है और सखालिन द्वीप को अलग करता है। स्टेट्स हमेशा स्थल मंडल को अलग, स्थल क्षेत्र को क्या करता है, अलग करता है, जबकि जलाशयों को, जल क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। तो ये ओखोत्स्क को जो है, या ओखोत्स्क किसको बोलते हैं, और ये सी ऑफ जापान, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जबकि रूस के मेनलैंड को और सखालिन को अलग करता है, और सखालिन जो है ये किसका है, रूस का ही पार्ट है, ये रसिया का ही क्षेत्र है सखालिन। ये बेरिंग स्टेट वाला था जो पहले बता दिया, रसिया, ये रूस वाला क्षेत्र हो गया। और इधर आपका ये चुक्ची पेनिसुला है, इसमें आपको चुक्ची सी और बेरिंग सी को जोड़ता है। ये आपका अलास्का वाला क्षेत्र है, अलास्का और रूस को अलग करता है, और चुक्ची सी और बेरिंग सी को जोड़ता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बेरिंग सी जो है कौन कौन से सागरों, बेरिंग स्टेट जो होता है कौन कौन से सागरों को जोड़ने का काम करती है, साथ में किनको किनको अलग करती है। ये जो होता है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र आता है। पैसिफिक को अगर हम इक्वेटर लाइन जो है दो भाग में बांटती है, तो ऊपर वाले को हम नॉर्थ पैसिफिक, नीचे वाले को साउथ पैसिफिक के नाम से जानते हैं। ये ऊपर वाला क्षेत्र है जिसे हम नॉर्थ पैसिफिक कहते हैं। अगला अभी पढ़े थे गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री में आप नीचे यहाँ पे देखते हैं ओमान, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ओमान का है। तो यहाँ पर स्थित है आपका ये जो जल संधि आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये गल्फ, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को इस क्षेत्र में एक स्टेट जोड़ता है। इसी स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज, इसे हम स्टेट ऑफ हार्मुज के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सन 1515 ईस्वी में यहाँ पे पुर्तगाल ने अधिकार किया था अपना अधिकृत, इसको, इस क्षेत्र को जो है पुर्तगाल ने अपने कब्जे में लिया था 1515 ईस्वी में।
तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान या गल्फ ऑफ ओमान के स्थान पे एग्जाम में कभी कभी अरबियन सी भी लिख के आ जाता है कि पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से कौन जोड़ता है, तो उसका नाम है स्टेट ऑफ हार्मोजन। ध्यान रखना यहाँ पे ओमान देश स्थित है, इसीलिए इसका यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ ओमान दिखाई देता है। तो ओमान देश के बगल में जो आपको स्टेट दिखाई दे रहा है उसका नाम है हार्मोजन। ठीक है, क्या है, हार्मोजन। जबकि ऐसे ही सेम एक अदन की खाड़ी है, यहाँ पे हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यमन की खाड़ी और यहाँ पे ओमान, ये आपका क्षेत्र ओमान का है, और यहाँ पे कुछ जो जलसंधि इसको क्या बोलते थे, हार्मुज जलसंधि। जबकि नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ओमान के नीचे यमन के पास में देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है इसे बाब अल मंडेब बोलते हैं, इसे बाब अल मंडेब बोला जाता है, इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ये गल्फ ऑफ अदन, ये पूरा क्षेत्र जो है यमन के नीचे जो है गल्फ ऑफ अदन है, या अदन की खाड़ी को रेड सी से जोड़ने का काम करती है। रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ने या इन दो जलाशय को जोड़ने का काम जो है बाब अल मंडेब जलसंधि के द्वारा होता है। यहाँ पे जो है स्वेज नहर कैनाल निकाली गई है। स्वेज कैनाल जो होता है भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी से जोड़ने का काम जो होता है वो स्वेज कैनाल का होता है। स्वेज कैनाल की जो लंबाई है, टोटल लंबाई 193 किलोमीटर है। टोटल लंबाई 193 किलोमीटर है स्वेज कैनाल की, और ये अब मिस्र के या इजिप्ट के अधिकार क्षेत्र में है। मिस्र के अधिकार क्षेत्र में है। सन 1956 से इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया है। नेशनलाइजेशन के बाद ये आपको मिस्र को दे दिया गया है, स्वेज कैनाल को जो है मिस्र को दे दिया गया है, और ये मेडिटेरियन सी को जो है रेड सी से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे आपको ऊपर वाला मिस्र दिखाई देता है, नीचे आपका सूडान है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, नीचे आपको एरिट्रिया दिखाई देता है, और यहाँ पे जिबूती दिखाई देता है। बाब अल मंडेब, ध्यान रखना, ये अदन की खाड़ी में स्थित है। हमेशा इसमें अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कंफ्यूजन होता है कि ओमान की खाड़ी होगा या अदन की खाड़ी होगा। तो बाब अल मंडेब जो होता है रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के बीच में स्थित है। ऑप्शन भी ऐसे रखे जाते हैं, दोनों ऑप्शन को जब भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो इन दोनों ऑप्शनों को रखा जाता है कंफ्यूजन की क्रिएट करने के लिए। तो ओमान की खाड़ी के पास में आपको हार्मोज स्टेट दिखाई देता है, जबकि अदन की खाड़ी के पास में आपको बाब अल मंडेब स्टेट दिखाई देता है। ये स्वेज कैनाल वाला क्षेत्र जो 193 किलोमीटर है, 193 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये मेडिटेरियन सी को जो है रेड सी से जोड़ने का काम करता है। मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करने वाले देश की संख्या जो है 21 है, ये भी पूछी जाती है, जिसमें आपको ये टर्की वाला क्षेत्र हो गया, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है। ये 4 देश जो होते हैं वो एशिया के होते हैं। साथ में यहाँ पे टर्की के नीचे जो आपको यहाँ पे साइप्रस दिखाई दे रहा है, क्या है, साइप्रस जो है यहाँ पे दिखाई देता है। साइप्रस भी एशिया का ही है, एक द्वीपीय देश है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के होते हैं, जिसमें आपका मिस्र आता है, लीबिया आता है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, और अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को। ऊपर भी ऐसे देश हैं जो कि आपके यूरोप कॉन्टिनेंट के होते हैं, उसको यूरोप वाले में पढ़ेंगे। यहाँ पे स्वेज कैनाल है, इसका नेशनलाइजेशन भी बताया 1956 में हुआ था, और ये अब मिस्र के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से बंदरगाहों के माध्यम से, यहाँ पे 2 बंदरगाह हैं जो महत्वपूर्ण है। ऊपर वाले क्षेत्र में जो आपका है वो पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद, और नीचे वाले क्षेत्र में जो आपको दिखाई देता है वो पोर्ट स्वेज है, पोर्ट स्वेज। नीचे वाले क्षेत्र में पोर्ट स्वेज तथा ऊपर वाले क्षेत्र में पोर्ट सईद बंदरगाह दिखाई देता है। यहाँ ब्लैक सी है, ब्लैक सी से सीमा साझा करने वाले देशों के नाम पूछे जाते हैं। तो एक तो रूस है, रूस के आगे बढ़ेंगे तो यूक्रेन, उसके बाद रोमानिया के नीचे आते हैं तो बुल्गारिया, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको टर्की मिलेगा। ये वाला पूरा जो है तुर्की का क्षेत्र है, तुर्की। आगे जाते हैं तो फिर ऊपर जॉर्जिया है, टोटल 6 देश जो है वो ब्लैक सी के साथ सीमा साझा करते हैं। ब्लैक सी के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम जो है रूस है, यूक्रेन है, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की।
यहाँ पे आपका ये ब्लैक सी यहाँ पे स्थित है, ब्लैक सी। इधर जो है आपका रूस का आता है, ये वाला क्षेत्र जो है जॉर्जिया का है, नीचे ये पूरा क्षेत्र जो है टर्की का है, और यहाँ पे आपको यूक्रेन हो गया, रोमानिया दिखाई देता है, बुल्गारिया है, यहाँ पे ये टर्की वाला क्षेत्र है। टोटल 6 देश जो है वो ब्लैक सी के साथ सीमा साझा करते हैं। छह देश है। अब ब्लैक सी यहाँ पर स्थित है और इसके बीच में ये जो सागर दिखाई दे रहा है इसका नाम है मरमरा सी, मरमरा सागर। मरमरा सागर और ब्लैक सी के बीच में जो जलसंधि है, यहाँ पे एक जलसंधि दिखाई दे रही है, इसका नाम है बास्पोरस जलसंधि, बास्पोरस स्टेट या जलसंधि, जलसंधि, जलसंधि जो कि मरमरा सागर को ब्लैक सागर से जोड़ने का काम करती है। ये टर्की वाला क्षेत्र है और तुर्की का ही दूसरा पार्ट है, अनातोलिया वाला क्षेत्र, दोनों को अलग करती है। और उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक स्टेट दिखाई दे रहा है जिसे हम गैलीपोली या इसी को हम डार्डेनल्स जलसंधि बोलते हैं, इसी को हम डार्डेनल्स के नाम से भी जाना जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, गैलीपोली भी बोलते हैं। तो डार्डेनल्स एग्जाम में पूछा जाता है, गैलीपोली भी इसका दूसरा नाम है। हमेशा अधिकतर जो एग्जाम में पूछा गया वो डार्डेनल्स ही पूछा जाता है कि डार्डेनल्स जो है कौन कौन से सागर के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पे एक एजियन सी है और ये मरमरा सी। एजियन को मरमरा से जोड़ने का काम, इन दो जलाशय को आपस में जोड़ने का काम जो है डार्डेनल्स जलसंधि द्वारा की जाती है। डार्डेनल्स जो होता है वो मरमरा को एजियन से जोड़ता है, जबकि मरमरा को ब्लैक सी से जोड़ने का काम जो होता है बास्पोरस स्टेट करता है। एक बास्पोरस स्टेट है, दूसरा डार्डेनल्स स्टेट है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एड्रियाटिक सी दिखाई देगा, इस क्षेत्र में एड्रियाटिक सी रहेगा, उसके नीचे जो होता है वो आयोनियन सी है। फिर और आगे जाएंगे तो ऐसे टायरेनियन सी आता है जो कि भूमध्य क्षेत्र का, ये भूमध्य मेडिटेरियन सी जो देखे थे अभी उसी का पार्ट है। ये पूरा ये मेडिटेरियन सी का जो है, ये पूरा मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा है, उसी का पार्ट है आपका। ये टायरेनियन हुआ, एड्रियाटिक हुआ, आयोनियन, एजियन जो पढ़ रहे हैं। ब्लैक सी भी जो है एक तरह से मेडिटेरियन सी का ही एक सीमांत सागर है। ब्लैक सी भी जो अलग से हम पढ़ते हैं वो भी एक भूमध्य सागर का ही पार्ट होता है। अब कुछ डिजर्ट्स के बारे में पढ़ना है। एशिया में कुछ डिजर्ट्स है जिसमें आपका एक गोबी का डिजर्ट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गोबी डिजर्ट्स, यहाँ पे तुर्फान बेसिन है जो कि चाइना में स्थित है, तुर्फान बेसिन। गोबी डिजर्ट जो है ये ठंडा मरुस्थल है, ये पूरा जो है ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पे आपको बादाम जराइन दिखाई देता है इस क्षेत्र में। फिर यहाँ पे टेंगर दिखाई दे रहा है और इस क्षेत्र में जो है ऑर्डोस है, यह क्षेत्र है। और ये गोबी का डिजर्ट जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि किन किन देशों के मध्य स्थित है, तो ये चाइना प्लस मंगोलिया, चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। ये रूस के साथ नहीं है, रूस में ये नहीं फैला हुआ, इसको ध्यान रखना कि गोबी का मरुस्थल जो है रूस में नहीं है, जबकि मंगोलिया और चाइना के बीच में स्थित है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, किजुलकुम और कराकुम। ये दोनों मरुस्थल दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपका कराकुम है, यहाँ किजुलकुम है। कराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, कराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। किजुलकुम जो है कजाकिस्तान में स्थित है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों में स्थित है। किजुलकुम और कराकुम दोनों जो है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में ही स्थित है। ये दोनों क्षेत्र जो तुर्कमेनिस्तान का होता है। ये वाला पूरा जो क्षेत्र है ये ईरान का क्षेत्र है। ईरान के जो उत्तर पूर्वी भाग, ये ईरान है, ईरान का जो उत्तर पूर्वी भाग होता है उसको बोलते हैं दस्त-ए-कबीर। मरुस्थल है यहाँ पे दस्त-ए-कबीर नाम से। क्या नाम है? दस्त-ए-कबीर। और इसके नीचे जो दक्षिण पूर्वी भाग है ये साउथ ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट में है और ये नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में जो है उसे बोलते हैं दस्त-ए-कबीर, जबकि साउथ ईस्ट में जो मरुस्थल दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं दस्त-ई-लुत। दस्त-ई-लुत दोनों के दोनों जो है ईरान में स्थित है, ईरान में स्थित है। ये दोनों कहाँ पे? ईरान में स्थित रेगिस्तान है जो एशिया में पाए जाते हैं। ये आता है पूरा आपका जो अरब वाला जो सऊदी अरब और गल्फ कंट्री के इनको कहते हैं। इस वाले क्षेत्र में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उन सबको हम अरेबियन डिजर्ट्स के नाम से जानते हैं, इनको हम अरेबियन डिजर्ट्स बोलते हैं। और अरब डिजर्ट्स जो आपका है उसका साउथ ईस्ट वाला पार्ट, ये वाला क्षेत्र साउथ ईस्ट, इसको हम बोलते हैं रुब अल खाली। क्या बोलते हैं?
रूब अल खाली, ये आपके सऊदी अरब में स्थित है। ये जो है सऊदी अरब में स्थित है। ये सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब के कौन से भाग में है? ये साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट में स्थित, साउथ ईस्ट में स्थित है। ईरान साउथ ईस्ट में, जबकि ईरान वाला ये है, ईरान का जो दस्ते कबीर और दस्ते लूत है। जबकि साउथ ईस्ट में सऊदी अरब का पार्ट है। सऊदी अरब के साउथ ईस्ट में आपका रब अल खाली है। ठीक है, क्या रब अल खाली, रब अल खाली इसको बोलते हैं। यहाँ पे सीरिया आपको दिखाई देता है, ये मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, इराक में, इराक का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र। यहाँ पे आपको सीरियन दिखाई देता है, सीरियन डिजर्ट दिखाई देता है। सीरिया में जो आपको सीरियन डिजर्ट दिखाई देता है। यहाँ पर जो ये रूब अल खाली है, रूब अल खाली की विशेषता, यहाँ पे जो मरुस्थल पाए जाते हैं, यह बालू की मात्रा जो होती है, सभी मरुस्थलों में सबसे अधिक बालू की मात्रा जो होती है, बालू के मात्रा के आधार पर सबसे अधिक जो होता है, रब अल खाली मरुस्थल सबसे बड़ा है। बालू की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है वो रब अल खाली है। जबकि आबादी के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है वो आपका थार का डिजर्ट है। जो थार डिजर्ट है वो जनसंख्या के आधार पे इस विश्व में सबसे अधिक, विश्व में जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछा जाता है तो कौन सा है? थार है। जबकि बालू की मात्रा के आधार पे देखा जाए तो रूब अल खाली है, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। थार का मरुस्थल जो है ये पूरा भारत का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। थार का मरुस्थल जो होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। कुछ एशिया के माउंटेन्स हैं, जिसमें आपको यहाँ पर यूराल पर्वत दिखाई दे रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है वो यूराल पर्वत का है, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करता है। यहाँ पे आपको काकेकस दिखाई देता है। ये वाला जो क्षेत्र है वो काकेकस का है। यहाँ पे आपको पामीर ग्रंथि दिखाई देती है, जहाँ से एक तो हिंदू कुश निकलता है। इस वाले क्षेत्र में आपको हिमालयन दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं तो कुनलुन दिखाई देता है। इसी क्षेत्र में आगे जो है तियानसान होता है। मतलब यहाँ पे अगर पामीर स्टेट बना है तो इस क्षेत्र में आपको हिमालय, यहाँ पे आपको काराकोरम भी दिखाई देता है, या इस क्षेत्र में आगे जाते हैं कुनलुन दिखाई देता है, आगे तियानसान है, इधर जाने पे हिंदू कुश, और ऊपर की तरफ जो है अल्ताई, इसके ऊपर जो है आपको अल्ताई दिखाई देता है। ये पामीर ग्रंथि के पास, इसको बोलते हैं पामीर ग्रंथि। इस क्षेत्र में आपको हिंदू कुश यहाँ हमारे क्षेत्र में दिखाई देता है, और इसी के आगे जो है आपको जाग्रोस दिखाई देता है। जाग्रोस, यहाँ पे क्या है? जाग्रोस। भारत वाले क्षेत्र में आते हैं तो नीचे जो है पूरा आपका हिमालयन वाला क्षेत्र होता है, जो कि पामीर ग्रंथि से ही जुड़ा हुआ है। ग्रंथि मतलब क्या था? जहाँ पे कई चीजें आपस में आके जुड़ती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ पे अल्ताई है, अल्ताई वाला क्षेत्र है जो चीन और मंगोलिया में है, अल्ताई। और यहाँ पे अल्ताई इसको बोलते हैं अल्ताऊ, अल्ताऊ क्षेत्र है। ये अल्ताई वाला क्षेत्र यहाँ पे चीन और मंगोलिया में स्थित है। ये तियानसान जो होता है ये चाइना में स्थित है। तियानसान जो है चाइना का क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र जो है पूरा चाइना में स्थित है। अल्ताई जो होता है चीन और मंगोलिया, यहाँ पे नीचे वाला क्षेत्र चाइना का है, ऊपर वाला जो है मंगोलिया का है। तो अल्ताई जो माउंटेन है वो चीन और मंगोलिया में स्थित है। इसी से मिलता जुलता नाम एक है अल्ताऊ है, अल्ताऊ, जो यहाँ पे चाइना में स्थित है। तियानसान में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से देश में स्थित है, तो चाइना में स्थित है तियानसान। नीचे जो है कुनलुन दिखाई दे रहा है, ये भी भारत के ऊपर और चाइना के बीच में तिब्बतियन जो क्षेत्र है, तिब्बत वाले क्षेत्र में या चाइना में ये पाया जाता है। इधर जो है काकेकस है, जो कि कैस्पियन सागर से लेके काला सागर तक फैला हुआ है। काकेकस जो पर्वत है आपके कैस्पियन सागर से लेके काला सागर तक फैला हुआ है, काकेकस पर्वत। नीचे वाले जो क्षेत्र है काकेकस के नीचे वाला जो है उसको हम लेसर काकेकस बोलते हैं, उसे लेसर काकेकस के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के नीचे वाला जो पर्वत क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये पोंटिक है, इसको बोलते हैं पोंटिक। पोंटिक माउंटेन जो होता है इसके नीचे है, जबकि पूर्व साइड में काकेकस होता है। काला सागर या ब्लैक सी के नीचे जो क्षेत्र आपको पर्वत दिखाई दे रहा है उसका नाम है पोंटिक, जबकि
पूर्व वाले भाग में काकेकस है, और काकेकस का दो पार्ट है, एक तो ऊपरी वाले काकेकस को मेन काकेकस बोलते हैं, जबकि निचले वाले काकेकस को लेसर काकेकस के नाम से जाना जाता है। टर्की के इस क्षेत्र में जो है टॉरस दिखाई देता है। ये पर्वत जो है आपका टॉरस पर्वत है, एग्जाम में पूछा जाता है कि टॉरस पर्वत कहाँ है, तो टॉरस पर्वत जो होता है यहाँ साइप्रस से लेके टर्की तक फैला हुआ है। टॉरस पर्वत जो होता है साइप्रस से लेकर तुर्की तक फैला हुआ है। टॉरस पर्वत टर्की से साइप्रस तक फैला हुआ है, और यहीं पे टर्की में ही आपको पोंटिक पर्वत दिखाई देता है, जो कि ब्लैक सी का दक्षिणी भाग स्थित, ब्लैक सी के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पे जाग्रोस पर्वत दिखाई दे रहा है, जाग्रोस जो कि ईरान में स्थित है। जाग्रोस एक है, यहाँ पे हिजाज करके है पर्वत है, जो कि सऊदी अरब में स्थित है, सऊदी अरब के पश्चिमी भाग में। यहाँ पे असीर दिखाई देता है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टॉरस याद रखना, जाग्रोस है, हिंदुकुश है, काकेकस, पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि के पूरब में कौन सी है, पश्चिम में कौन सा है, पूरब में हिंदुकुश है, जाग्रोस है, जबकि पश्चिम में आपका हिमालयन दिखाई देता है, कुनलुन दिखाई देता है, तियानसान है, अल्ताई है, और एक तो यूराल जो ऊपर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से एक वोल्गा नदी आती है और एक यूराल नदी, ये दोनों आके कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पे मुहाना बनाती है, कैस्पियन सागर। जबकि ब्लैक सी में गिरने वाली नदियों में एक होता है डैन्यूब नदी, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, उसी के बगल से एक डॉन नदी करके आती है। डैन्यूब और डॉन डी से दोनों है, और जैसे उसके आगे बढ़ते हैं यूक्रेन वाला क्षेत्र आता है, वहाँ पे नीपर और निस्तर दो नदियाँ, मतलब टोटल मिला के 4 नदियाँ जो होती है ब्लैक सागर में अपना मुहाना बनाती है या गिरती है। डॉन, डैन्यूब, नीपर, निस्तर, जो कि काला सागर यानी ब्लैक सी में गिरती है। एग्जाम में पूछा जाता है चारों का मुहाना, जिसमें डैन्यूब और नीपर का अक्सर पूछा जाता है। उनके साथ में वोल्गा और यूराल भी पूछा जाता है। इन दोनों का मुहाना कौन से सागर में स्थित है या कौन से महासागर में स्थित है, तो वोल्गा और यूराल जो होता है, वोल्गा और यूराल इनका जो है कैस्पियन सागर में मुहाना है। तो 6 नदियां हुआ, डॉन, डैन्यूब, नीपर, निस्तर, ये सभी काला सागर में गिराती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं, जल गिराती हैं। इसके अलावा वोल्गा और यूराल जो होता है काकेकस सागर में मुहाना बनाती है, या इनका जल जो है आके कैस्पियन सागर में गिरता है। कैस्पियन सागर में इन दोनों का जल गिरता है। यहाँ पर ईरान, कुछ प्लेट्यू है और माउंटेन्स प्लेट्यू एक साथ में है, बेसिन वगैरह है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये आपका है सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, रूस वाले क्षेत्र में है। सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू जो रूस के मध्य भाग में स्थित है, इधर लीना नदी से लेकर यूराल पर्वत काकेकस के बीच में जो प्लेट्यू स्थित है उसको बोलते हैं सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। और एक तो गोबी वाला मरुस्थल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गोबी मरुस्थल, जो कि रूस और मंगोलिया के बीच में स्थित है। नीचे आते हैं तो आपको भारत वाला जो क्षेत्र ये दिखते हैं, इसे बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू, और इस वाले क्षेत्र में आपको ईस्टर्न घाट और इस वाले क्षेत्र में आपको वेस्टर्न घाट दिखाई देता है। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब प्लेन्स और लो लैंड्स होते हैं, मतलब ये हरे मैदान, आपको मैदानी भाग दिखाई दे रहा है। ये क्षेत्र आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गंगा और यमुना की संगम होता है इसी क्षेत्र में, यहाँ पे बहुत सारी सहायक नदियाँ आके मिलती है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये प्लेन्स है, मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ, कई सारी नदियाँ आपस में मिलती हैं और मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। इसके ऊपर जो आपको यहाँ पे हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, हिमालय की रेंज दिखाई दे रही है, और जस्ट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्लेट्यू ऑफ तिब्बत दिखाई देता है, तिब्बत का पठार, ठीक है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार जो है इसे विश्व की छत कहा जाता है। इस क्षेत्र में आपको नान माउंटेन दिखाई देता है। नान, यहाँ पर 2 बेसिन याद रखना है, एक है तारिम बेसिन और एक है जुंगारियन बेसिन। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है कि जुंगारियन बेसिन और तारिम बेसिन कौन से देश में स्थित है। तो ये दोनों जुंगारियन बेसिन है और तारिम बेसिन, ये दोनों चाइना में स्थित हैं, जुंगारियन बेसिन और तारिम बेसिन। यहाँ पे एक है तियानसान और इस क्षेत्र में है नानसान। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि तारिम बेसिन जो है किन किन पर्वतों के बीच में या किन माउंटेन्स के बीच में स्थित है, तो तियानसान और नानसान के बीच में आपका तारिम बेसिन स्थित है। ये आपका पामीर वाला ग्रंथि, पामीर ग्रंथि है, जिससे एक तो आपका काराकोरम कुनलुन माउंटेन निकलता है,
यहाँ पे काराकोरम, आगे जाके कुल्लू, इस क्षेत्र में हिमालयन, इस वाले क्षेत्र में आपको हिंदुकुश दिखाई देता है। यही आगे जाके जाग्रोस पर्वत, जो जाग्रोस माउंटेन है वह है, यहाँ पे हिंदुकुश है, यहाँ पे तियान शान निकला हुआ है। इसके अलावा इसमें जो है आपका ये नॉर्थ चाइना वाला क्षेत्र है, नॉर्थ चाइना प्लेन है, ये उत्तरी चाइना का मैदानी भाग है। ठीक है, यहाँ पे नदियाँ आकर अपना मुहाना बनाती हैं, उनसे पहले डेल्टा का निर्माण होता है, यहाँ पे मैदानी भाग का निर्माण होता है, जो नदियों द्वारा लाया गया जलोढ़ मिट्टी होता है उससे मैदानी भाग का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आपको मंचूरियन प्लेन दिखाई देता है, ये भी एग्जाम में पूछा था। इधर जुंगारियन बेसिन है और यहाँ पे मंचूरियन प्लेन है, मंचूरियन प्लेन है। मंचूरिया का मैदान जो है आपको चाइना के पूर्वी भाग में दिखाई देता है, चाइना के पूर्वी भाग में दिखाई देता है। यहाँ पे आमूर नदी आती है जो कि ईस्ट चाइना सी में विसर्जित होती है, मुहाना बनाती है। ईस्ट चाइना सी में आमूर नदी आती है और इस वाले क्षेत्र में आपको आमूर सुंगारी प्लेन दिखाई देता है। यहाँ पे एक प्लेन है जिसका नाम है आमूर सुंगारी प्लेन। यहाँ पर है कोरियाक माउंटेन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, कोरियाक माउंटेन है। फिर आपका जो अगला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखिए बेरिसन माउंटेन है और यहाँ पे है मुलर माउंटेन, इस वाले क्षेत्र में है। ये बोर्नियो द्वीप है आपका, यहाँ पे स्थित एक माउंटेन, इसको बोलते हैं मुलर माउंटेन। और ये इंडोनेशिया का जो सुमात्रा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है बेरिसन माउंटेन, ये सुंडा वाला क्षेत्र है, इसको सुमात्रा बोलते हैं, सॉरी ये कौन सा क्षेत्र है, इंडोनेशिया का सुमात्रा वाले क्षेत्र में है बेरिसन। ये वाला प्लेटू जो है आपका यहाँ पे मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। खोराक प्लेटू दिखाई दे रहा है। ये वाला इंपॉर्टेंट है सान प्लेट्यू, सान प्लेट्यू म्यांमार में स्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सान प्लेट्यू कहाँ पे स्थित है, म्यांमार में। और शान जो होता है सान प्लेट्यू, शान का पठार, ये टिन के उत्पादन के लिए अधिक फेमस है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शान का पठार जो है किस लिए फेमस है, किस खनिज के उत्पादन के लिए, तो टिन के उत्पादन के लिए जो है शान का पठार फेमस है और ये म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में दो पठार है, एक तो शान का पठार है, इसके अलावा एक कायंती पठार है, कायंती पठार जो कि म्यांमार में स्थित है। और ये दोनों क्षेत्र जो होते हैं वो टिन के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, दोनों क्षेत्र टिन के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे जो इंडो गैंगेटिक प्लान है इसके ऊपर जाते हैं कि यहाँ पे आपको थार का रेगिस्तान दिखाई देता है, पाकिस्तान और भारत के बीच में थार का रेगिस्तान है, थार डिजर्ट है। आगे बढ़ने पे ये आपका पूरा ये गल्फ सी था, गल्फ सी नीचे अभी पहले ही बताया था, रबल खाली यहाँ पे है और यहाँ पे यमन माउंटेन है, ये आपका हिजाज है क्षेत्र, यहाँ पे आसिर है। और इसके ऊपरी वाले भाग में यहाँ पे ये वाला मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, मेसोपोटामिया का क्षेत्र है जो कि इराक में स्थित है। और यहाँ पे एक अल नफूद डिजर्ट भी है, इसको बोलते हैं अल नफूद। सऊदी अरब में दो डेजर्ट्स है, एक तो रबल खाली जो महत्वपूर्ण है, इसके अलावा जो है अल नफूद डेजर्ट जो कि सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पर तुर्की में देखते हैं तो एक पोंटिक पठार यहाँ पे दिखाई देता है, इसके अलावा जो है अनातोलिया का पठार है, अनातोलिया प्लेट्यू है, इधर पोंटिक माउंटेन है और उसके नीचे जो है टॉरस माउंटेन। ये दोनों माउंटेन जो है इंपॉर्टेंट है, एक तो पोंटिक माउंटेन और टॉरस माउंटेन, दोनों एग्जाम में पूछे आते हैं कि कौन से देश में स्थित है। तो पोंटिक और टॉरस जो होते हैं ये दोनों टर्की में स्थित है। और यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम है अनातोलिया का पठार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनातोलिया का पठार जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है तुर्की में स्थित है, तुर्की। पोंटिक माउंटेन, टॉरस माउंटेन और साथ में अनातोलिया का पठार जो है टर्की में स्थित है। यहाँ पे आपको एल्बुर्ज दिखाई देता है, एल्बुर्ज जो कि ईरान और जॉर्जिया के बीच में स्थित है। एल्बुर्ज माउंटेन जो होता है ईरान और जॉर्जिया के बीच में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एल्बुर्ज माउंटेन ईरान और जॉर्जिया के मध्य में स्थित है। ये सेंट्रल साइबेरियन था, इधर जो है आपका वेस्ट साइबेरियन प्लेन आता है। ये प्लेन वाला क्षेत्र है, ये प्लेटू वाला क्षेत्र है। प्लेन जो होता है इसके पूर्वी भाग में, क्योंकि यहाँ पे वोल्गा और यूराल नदियाँ दिखाई देती हैं, तो यहाँ पे मैदानी भाग का निर्माण होता है। जबकि सेंट्रल वाले क्षेत्र में आपको पूरा प्लेट्यू या पठारी क्षेत्र वहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे तीन नदियाँ हैं, ओब है, येंसी है, लीना है। तीन नदियाँ जो है तीनों जाकर आर्कटिक महासागर में गिरती है। एक तो कारा सागर है, ये कारा सागर का क्षेत्र है, ये लेप्टो सागर का क्षेत्र है
और यह है ईस्ट साइबेरियन सी, ईस्ट साइबेरियन सी। ये है आपका सयान माउंटेन, इसको बोलते हैं सयान माउंटेन, और यहाँ पे अल्टाई माउंटेन दिखाई दे रहा है। ये वाला क्षेत्र जो है अल्टाई माउंटेन का है। इतना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे लैप्टोसी दिखाई दे रहा है, ये है आर्कटिक ओशियन का ही ईस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट साइबेरियन सी। ये वाला क्षेत्र जो है ईस्ट साइबेरियन सी का है, ये वाला क्षेत्र जो है लैप्टोसी का है, और ये कारा सागर। और इधर जाएंगे तो आपको बैरेंट सी दिखाई देता है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर स्थित है। इसको हम यूरोप वाला पार्ट में पढ़ेंगे। बैरेंट सी यहाँ पर है, जबकि एशिया वाले पार्ट में देखेंगे तो ये यूराल पर्वत जो है इसको विभाजित करती है। यूरोपियन रसिया दिखाई दे रहा है, इससे अलग करती है। इसके इधर में जो कारा सी है, तो कारा सी में दो नदियां जाके मिलती हैं, एक का नाम है ओब और एक का नाम है येंसी। ओब और येंसी दो नदियां कारा सागर में जाके मिलती हैं, जबकि एक नदी है लीना, जो लीना लैप्टो में, लीना में एल आता है और लैप्टो में भी एल आता है, ऐसे याद रख सकते हैं। लीना जो होता है लैप्टो में जाती है, जबकि ओब और येंसी जो है कारासी में जाती है। इनका क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, बैरेंट, कारा, लैप्टो और ईस्ट साइबेरियन सी। इसको बोलते हैं ईस्ट या पूर्वी साइबेरिया, साइबेरिया सागर, ईस्ट साइबेरियन सी इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले जो आपके पश्चिम में देखेंगे बैरेंट सी है, फिर कारा सी है, फिर आपका लैप्टो है, उसके बाद जो है ईस्ट साइबेरियन सी है। इनका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट का है, वो नॉर्वेजियन सी है, उसको यूरोप में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए थे एक बार ब्लैक था क्रम से, ब्लैक, फिर कैस्पियन, फिर अरल, फिर आपका आता है बैकाल झील। नीचे भी वही स्थिति, इनका भी क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। अकोतस्क है, जापान है, येलो सी है, चाइना सी है, इधर साउथ चाइना सी। ये कुछ नदियां हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है यांगटीजी नदी है, जो कि तिब्बतियन प्लेट्यू से निकलती है, तिब्बत प्लेट्यू जो है वहां से निकलती है और ईस्ट चाइना सी में जाके आउटफ्लो इनका जो होता है वो ईस्ट चाइना सी में होता है, और एग्जाम में कई बार पूछी गई है। और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है यांगटीजी है, जो कि तिब्बतन प्लेटू से निकलती है और ईस्ट चाइना सी में जाकर मिलती है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो उसका नाम है नील नदी, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अमेजन नदी, तीसरे नंबर पे आपका आता है यांगटीजी। लंबाई की दृष्टि से देखा है जो यांगटीजी है वो तीसरे नंबर पे आती है, जबकि चौथे नंबर पे मिसिसिपी और मिसौरी जो कि नॉर्थ अमेरिका का है। एक है और अगली नदी वांगू, ये तिब्बतियन प्लेटू से ये भी निकलती है और ये गल्फ ऑफ पोहाई में जाके गिरती है। अगला है मेकांग, जो कि इंपॉर्टेंट है। मेकांग एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेकांग ये तिब्बतियन प्लेटू से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से, मानसरोवर झील जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और सतलज, उसी के पास से मेकांग रिवर निकलती है। मेकांग रिवर जो कि आगे साउथ चाइना सी में गिरती है। एग्जाम पूछा गया है कि मेकांग रिवर किस सी में गिरती है या किस सी में मिलती है, तो साउथ चाइना सी में मेकांग रिवर आके आपका इसका आउटफ्लो जो होता है वो साउथ चाइना सी में होता है। कई बार एग्जाम पूछा गया, इसका देशों का नाम पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के बाद आपका चाइना, चाइना के बाद जो है आपका म्यांमार के बाद थाईलैंड, फिर लाओस, कंबोडिया, उसके बाद वियतनाम, कंबोडिया उसके बाद जो है वियतनाम, कंबोडिया उसके बाद जो है वियतनाम, कंबोडिया और वियतनाम। वियतनाम के पास जो है ये साउथ चाइना सी में जाके मिल जाती है। मेकांग रिवर जो कि तिब्बतियन प्लेटू के पास मानसरोवर झील से निकलती है और साउथ चाइना सी में जाके अपना ये आउटफ्लो करती है। इसका पानी जो जल कहाँ पे, साउथ चाइना सी के पास मिलता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, मेकांग इंपॉर्टेंट है। और यांगटीजी, इसके बाद येंसी लीना है, येंसी है, ओब है, जो कि आर्कटिक महासागर में ही गिरती है। आर्कटिक महासागर का ये दोनों क्षेत्र है,
आर्कटिक महासागर में येनसी और ओब निकलती है, और ये अल्ताई माउंटेन के पास से निकलती है। और जो अभी बताया था ओब और येनसी, ये दोनों जो है आर्कटिक महासागर के कौन से क्षेत्र में, कारा वाले, कारा सागर है, आर्कटिक महासागर के कारा, आर्कटिक महासागर में भी कारा सागर है, लैप्टो सागर है और ईस्ट साइबेरियन सी है। तो ओब और येनसी जो है रूस में बहती है और ये कारा सागर में मिलती है, और कारा सागर जो है आर्कटिक महासागर का ही एक भाग है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र भी एग्जाम पूछा जा सकता है क्योंकि भारत में बहती है। तो ब्रह्मपुत्र जो निकलती है वो हिमालय के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में आके अपना मुहाना बनाती है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे के पास अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये असम होते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। और इसके बाद सिंधु नदी आती है जिसको हम इंडस नदी बोलते हैं। सिंधु नदी ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी जो है हिमालयन क्षेत्र, वही हिमालयन मानसरोवर के पास से निकलती है। ये भी बोकरचू एक ग्लेशियर है उसके पास से फिर आके ये अरबियन सी मतलब अरब सागर में ये अपना आउटफ्लो करती है। इसकी लंबाई लगभग 3600 के आसपास है और भारत में इसकी लंबाई अपेक्षाकृत क्या है, कम ही है, 1080 किलोमीटर के पास है। इसके बाद जो एक आमूर नदी आती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आमूर नदी होती है, दो नदी है, एक है शिखा एंड अर्गुन। इन दोनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है, मिलने से बनती है और ये ततार स्टेट के पास जाके पूर्वी चाइना सी में मिल जाती है। जो ईस्ट चाइना सी है उसमें जाकर ये आमूर नदी ततार स्टेट के पास में ईस्ट चाइना सी में अपना जाके आउटफ्लो करती है। गंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हिमालयन रेंज में उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। टोटल इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। टोटल लंबाई इसकी जो है 2525 किलोमीटर है और ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और भारत में उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया से इसका फ्लो होते हुए आगे आउटफ्लो अपना जो करती है ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके अपना आउटफ्लो करती है। इसे जो है बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा को जो है उस क्षेत्र में पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो इरावदी नदी है। इरावदी नदी जो है म्यांमार वाले क्षेत्र में बहती है, म्यांमार वाले क्षेत्र में, और बे ऑफ बंगाल में ही अपना आउटफ्लो करती है। मतलब इनका जो मुहाना है अपना जल विसर्जित जो करती है ये बे ऑफ बंगाल में ही इरावदी नदी करती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इरावदी नदी जो है किस देश में स्थित है। इसके अलावा एक साल्वीन नदी करके है। साल्वीन नदी जो होती है ईरान हो गया, सॉरी म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, जो आपकी साल्वीन नदी है वो म्यांमार और थाईलैंड के बीच में सीमा साझा करती है। साल्वीन नदी जो होती है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। म्यांमार और थाईलैंड के बीच में ये एक तरह से सीमा का विभाजन करती है, दोनों देशों को अलग करती है। कौन सी नदी है? साल्वीन नदी है। ठीक है, साल्वीन नदी। इसमें जैसे अभी बताए थे एक अर्गुन नदी है और शिखा नदी, इन दोनों के मिलने से ही ये नदी आमूर आती है और ये ततार स्टेट है, ततार स्टेट के पास में ईस्ट चाइना सी में अपना जाके जल विसर्जित करती है, इस क्षेत्र में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लेक ऑफ बैकाल दिखाई देता है, लेक बैकाल दिखाई देता है। लेक बैकाल जो कि कहाँ पे स्थित है? रूस वाले क्षेत्र में स्थित है और एशिया का सबसे गहरा, मतलब पूरे विश्व का सबसे गहरा झील है। यहाँ पे ओब, येनसी, लीना तीनों नदियां ऊपर जाती हैं, जो कि कारा सागर होगा। कारा सागर में दो, ओब और येनसी, तथा लीना जो होती है लैप्टो सागर में मिलती है, अर्थात आर्कटिक महासागर का ही वो क्षेत्र होता है जिसमें जाके दोनों मिलती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है येनसी जा रही है, ये ओब नदी है। ठीक है, ओब नदी जो है कहाँ जाती है? कारा सागर में जाती है, जबकि ये लीना वाला है ये लैप्टो सागर में जा रही है, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है।
इन तीनों का क्रम पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। याद रखना, ऊब है, यनसी है और लीना नदी है। ये तीनों कौन से महासागर में जाके मिलती हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। काला सागर और लैप्टो सागर, ये दोनों किसके पार्ट है, आर्कटिक ओशियन के पार्ट है। ये दोनों आर्कटिक ओशियन का ही भाग है। इधर आपको बैरेंट सी दिखाई देता है, ये जो है बैरेंट सी, ये रूस, जो रूस का पूर्वी भाग है, सॉरी पश्चिमी भाग है, जिसको हम यूरोप बोलते हैं, यूरोपियन रूस, उसका पार्ट है बैरेंट सागर, उसके ऊपर स्थित है। यहाँ पे एक वोल्गा नदी दिखाई दे रही है, वोल्गा नदी, और यहाँ पे आती है यूराल नदी। दोनों जाती है, यहाँ से आती है दोनों नदी कहाँ जाती है, एक तो कैस्पियन, दोनों कैस्पियन सागर मिलती है। वोल्गा और यूराल दोनों किसमें जाके मुहाना बनाती है, अपना आउटफ्लो करती है, कैस्पियन सागर में अपना आउटफ्लो करती है। यहाँ नीचे आपको लेक अरल दिखाई दे रहा है, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है। ये जो है उज्बेकिस्तान है और ये कजाकिस्तान है। यहाँ पे लेक अरल दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा जो है लेक बाल्खस है, जो कि सिर्फ कजाकिस्तान में स्थित है, इसको अलग से याद रखना है। यहाँ पे कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर जो होता है 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें आपका पहले बताया था, एक तो रूस है, इधर कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, नीचे आते हैं ईरान है, और इस क्षेत्र में अजरबैजान दिखाई देता है। टोटल 5 देश जो है कैस्पियन सागर के साथ अपनी बाउंड्री, अपनी सीमा बनाते हैं। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो आपका एशिया है वो सबसे बड़ा है, लगभग 29.9% इसका क्षेत्रफल है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 29.9% है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में तो पहले स्थान पे, और एशिया में भी अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका रूस है वो सबसे बड़ा है। पूरे विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत और चाइना आता है। भारत जो होता है विश्व के क्षेत्रफल का भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये 2.42% जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है, और इसका जो क्षेत्रफल है 2 लाख कितना है, 32,87,263 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल में इसका स्थान जो है 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज ये 7वें स्थान पे, जबकि जनसंख्या के आधार पे ये पहले स्थान पे आ गया। इसकी जनसंख्या 146 करोड़ के पास मतलब पहुंच चुकी है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ थी, 121 करोड़। और 2011 के अनुसार ये पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5%। ठीक है, आज हमने जो है साउथ एशिया के बारे में पढ़ा। साउथ एशियन कंट्री हो गए, वेस्ट एशिया हुआ, और ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में हमने पढ़ा है। अगला जो क्लास रहेगा वो यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना होगा। थैंक यू।